तो मैं बिल्कुल प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से कहूंगा, अब ये हमारा स्पीकर मोड पर है और आप जी अपनी जी। कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आ, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज दूसरी बार आपके इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत का ये अवसर है। पिछली बार हमने जो समकालीन साहित्य है उस पर चर्चा की थी, उसकी प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी। आज हम लोग एक मुश्किल विषय पर चर्चा करेंगे, मार्क्सवाद जी। पर। ये थोड़ा मुश्किल विषय है, लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ हिंदी का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया में साहित्य पर जिस एक विचारधारा का सबसे ज्यादा असर रहा है वो मार्क्सवाद है। आ, इसके कारणों की पड़ताल भी हम करेंगे अपनी बातचीत में कि क्या वजह रही होगी कि पूरी दुनिया में इस विचारधारा का असर था और है। बाद में करेंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग प्रभावित भी रहे हैं और एक बड़ी संख्या है जो इसकी आलोचक भी है। दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाओं की बात होती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था जैसा कि आजकल है, चल रही है, और जो दूसरी व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था की बात की जाती है। साम्यवादी व्यवस्था का मतलब हुआ जिसका स्रोत, जिसकी वैचारिकी मार्क्सवाद में है। ये एक मोटे तौर पर जानने की चीज है जो हर साहित्य के विद्यार्थी को जानना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आप मार्क्सवादी हों, आवश्यक नहीं है कि आप गांधीवादी हों, आवश्यक नहीं है कि आप लोहियावादी हों, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर इन सब वादों को जानना जरूरी है। यदि आप नहीं जानेंगे इन्हें तो आप जाहिर है कि इनसे प्रभावित रचनाओं की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस विचारधारा में आस्था रखते हो आप सिर्फ उसी को जानें। उस हर विचारधारा को जानने की कोशिश करनी चाहिए साहित्य के विद्यार्थी को, जिस विचारधारा का साहित्य पर आंशिक या कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता हो, जैसा कि मार्क्सवाद का है, जैसा कि गांधीवाद का है, जैसा कि लोहियावाद का है। भारत के संदर्भ में इन तीन विचारधाराओं का गहरा असर साहित्य पर रहा है, गांधी जी का, लोहिया का और मार्क्सवाद। हमने जब समकालीन साहित्य पर बातचीत की थी तो एक तरह से संकेत किया भी था कि कौन लोग लोहिया जी से प्रभावित रहे, गांधी जी से प्रभावित रहे, उनकी व्यक्ति के रूप में नहीं, उनकी विचारधारा के रूप में। लोहिया की विचारधारा से, गांधी जी की विचारधारा से, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। आज जब हम बात करेंगे कि मार्क्सवाद क्या है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों के जहन में क्या उभरता होगा। जैसे ही मार्क्सवाद का नाम आता है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जहन में यह उभरता हो कि केरल में एक मार्क्सवादी सरकार है। हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये उभरता हो कि बंगाल में बहुत दिनों तक और त्रिपुरा में मार्क्सवादी सरकार रही। हो सकता है कि सोवियत संघ याद आता हो जो अब है नहीं दुनिया के नक्शे में कहीं। तो ये सब चीजें आपके जहन में आती होंगी, लेकिन आज जब हम मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं तो हमारा मामला इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है कि कहाँ मार्क्सवाद पर आधारित सरकार है या नहीं है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना इससे है कि मार्क्सवाद है क्या चीज और वो किस तरह साहित्य को प्रभावित करता रहा है, और वो बड़ी कृतियां हिंदी की कौन सी हैं जो इस विचारधारा से प्रभावित हैं। हाँ? तो हम लोग इस पर अपने को केंद्रित रखेंगे आज की बातचीत। मार्क्सवाद की जो प्राथमिक पुस्तक है, यदि आप कभी जानना चाहें विस्तार से कि मार्क्सवाद क्या है, तो सबसे पहले एक पतली सी किताब है जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। हाँ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब को पढ़ना चाहिए। वो प्राथमिक पुस्तक है। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो आप शायद मतलब कह सकते हैं कि जो मार्क्सवाद रूपी एक घर है, एक मकान है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्रवेश द्वार जो है वो है मैनिफेस्टो नाम की जो किताब है, पतली सी पुस्तिका है, 150 पेज की, 125 पेज की।
अलग अलग आकारों में छपने पर पृष्ठ संख्याएं बदल जाती हैं। आधार क्या है मार्क्सवाद का? आधार है मनुष्यता। मार्क्सवाद पूरी दुनिया में लेखकों, कवियों की आत्मा का रसायन इसलिए बना क्योंकि वो बराबरी की बात करता है। वो न जाति की बात करता है, न नस्ल की बात करता है, न क्षेत्र की बात करता है, न पूंजी की बात करता है। वो कहता है कि मनुष्य मनुष्य होता है, यानी कि दो मनुष्य हैं तो दोनों मनुष्य हैं, और उनका कोई भी निर्धारण, उनकी श्रेष्ठता का कोई भी निर्धारण इस आधार पर होना चाहिए कि श्रम की संस्कृति में उनकी कैसी आस्था है और उनका क्या योगदान है, समाज की संरचना में उनका क्या योगदान है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो आधार है मार्क्सवाद का, जिसे आप बहुत सरल शब्दों में याद रखना चाहेंगे या याद रख लें, तो यह बराबरी का, यह बराबरी के भावबोध को प्रोत्साहित करने वाली विचारधारा है और दर्शन है। और इसीलिए ये सबसे, इसीलिए बहुत बराबरी के दर्शन की बात करता है। मनुष्य को सिर्फ मनुष्य मानता है, इसके अलावा और कोई आधार नहीं है मनुष्य के मतलब की पहचान का। इसके बाद अगर जजमेंट की ओर बढ़ना है, किसी मूल्यांकन की ओर बढ़ना है, तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म है, उसका काम है कि वो करता क्या है, करती क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। मार्क्सवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, मार्क्सवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें, एक मिनट में, साथ उनके परिवार के लोग भी उसमें झांका ताकी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, इससे दिक्कत हो रही है। उसे डिस्टरबेंस आ जाता है स्क्रीन पर। या तो अपने को साइड में कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, और नहीं तो उससे प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वो स्क्रीन पर ऐसे ना आए, ये ठीक कक्षा है। का जो अनुशासन है उसके लिए अगर हमें अब भी बताना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। मैं जिनके तो ऐसे डिस्टरबेंस करते देखूंगा उनको मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। ये थोड़ा ध्यान रखें, उससे मतलब दृष्टि जो है ना इधर उधर हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मार्क्सवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें किसी का कोई कुछ ना हो, प्रकार की कोई वंचना हो, कोई भूखे न, दवा के अभाव न मरे, हर व्यक्ति को उससे अधिकार हो, और ये सब राज्य की जिम्मेदारी हो। ये मार्क्सवाद एक अवधारणा देता है कि राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, शिक्षा, मेडिकल की व्यवस्था, कुछ भी, जो कुछ भी है, और व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि वह उसके लिए काम करेगा। ये अवधारणा की चीजें हैं, मैं बहुत सरल करके आप अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में बिठा सकें, देख सकें। क्या क्या है मार्क्सवाद की जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, मोटे तौर पर उसको जान लीजिए, फिर हम साहित्य की ओर आते हैं। एक कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। पूंजीवाद की समालोचना। जो पांचवा है वो है क्रांति, और जो छठवां है वो वर्गहीन समाज का उदय। ये 6 चरण हैं मार्क्सवाद की प्रैक्टिस के। जो मार्क्सवाद है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए इन 6 चरणों की बात करता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं ताकि आप इसे नोट कर सकें। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा है वर्ग संघर्ष, चौथा है पूंजीवाद की समालोचना, पांचवा है क्रांति की संभावना या क्रांति का होना, और छठवां है
वर्गहीन समाज का उदय, एक ऐसा समाज जहां पर कोई वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होगा, सब एक समान होंगे, सबके लिए होगा। तो यह जानना होगा। एक चीज और भी है कि ये कि जो 16वीं शताब्दी का समय है, 16वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में औद्योगिक व्यवस्था आ गई थी। यानी कि एक तरह से पूंजीवाद आ गया था पूरी तरह से इंग्लैंड में। मार्क्सवाद को समझने के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पूंजीवाद के बिना मार्क्सवाद की अवधारणा का कोई मतलब नहीं। मार्क्सवाद ये मानता है कि सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, फिर साम्यवाद, ये 3 चरण है। समाजवाद भी कहते हैं उसको, लेकिन भारत में समाजवाद कहते ही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे ही हम समाजवाद कहते हैं, वो लोहिया के समाजवाद की ध्वनि देने लगता है। मार्क्सवाद में भी समाजवाद पद का इस्तेमाल किया जाता है, साम्यवाद उसका सबसे अंतिम चरण होता है। लेकिन जब हम आज समाजवाद की बात करेंगे तो उसका आशय मार्क्सवाद के समाजवाद से होगा, न कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से होगा। इस अंतर को आप अपने दिमाग में स्पष्ट रखिएगा कि आज हम जब समाजवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम मार्क्सवाद के संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं अपनी इस कक्षा में। तो इसको तो 16वीं शताब्दी में एक तरह से अंत आते आते इंग्लैंड में पूंजीवाद आ जाता है। याद रखिए कि इसी 16वीं शताब्दी में मार्क्सवाद के लिए जिस एक शब्द का प्रचलन बहुत ज्यादा है, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एक ऐसा मतलब एक ऐसा समाज जहां पर किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, कोई किसी का राजा ना हो, सब एक जैसे हों। उसको मतलब आप बहुत सामान्य शब्दों में यूटोपिया समझ सकते हैं। यूटोपिया शब्द मार्क्सवाद के भीतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका पहली बार प्रयोग दुनिया में टॉमस मूर नाम के विचारक ने किया था 16वीं शताब्दी। टॉमस मूर नाम के विचारक ने किया था यूटोपिया शब्द का प्रयोग। इसे भी याद रखिएगा। यूटोपिया शब्द बहुत मतलब लोकप्रिय शब्द है दुनिया में। रामराज्य की जो अवधारणा है जो गोस्वामी जी ने दी थी, वह भी एक प्रकार का यूटोपिया है। वो भी एक प्रकार का यूटोपिया है, अगर आप अवधारणा की शब्दावली में बात करेंगे तो बात करेंगे। और ये आप देखें कि तुलसीदास का समय भी वही आ जाता है, 1600 के बाद तुलसीदास आ जाते हैं। यानी 17वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में तुलसीदास आ जाते हैं। तो जब यूटोपिया की एक अवधारणा दुनिया में चलती है, हमारे अपने देश में भी गोस्वामी जी उसको लेकर आते हैं। सहमत या असहमति के बिंदु हो सकते हैं। रामराज के भीतर जो यूटोपिया है वो ठीक ठीक मार्क्सवाद के यूटोपिया के जैसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ वैसा ही है। जहां पर आप याद करें, जब रामराज की अवधारणा देते हैं गोस्वामी जी, तो आप देखें बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो वही हैं जो कार्ल मार्क्स कहते हैं, वही हैं जो गांधी जिसको लेकर आते हैं, लोहिया भी लेकर। कोई भी दुनिया का बड़ा विचारक, मैं राजनीति की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके आधार पर शासन चलाने की बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया का कोई भी बड़ा विचारक, मनुष्य धर्मी विचारक एक ऐसे ही समाज की कल्पना करता है जहां कोई किसी का राजा न हो, जहां कोई किसी पर शासन न करता हो, जहां कोई किसी जाति का, जेंडर का, धर्म का, क्षेत्र का होने के नाते न बड़ा मान लिया जाए न छोटा मान लिया जाए। एक इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद यही कारण है कि मार्क्सवाद पूरी दुनिया में लेखकों और कवियों के बीच असंदिग्ध रूप से लोकप्रिय रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने कार्ल मार्क्स की कोई किताब कभी नहीं पढ़ी, उनके वहां भी यही चीज दिखाई देती है। और कई बार हम व्याख्या करते हुए मान लेते हैं कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाएं हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो मार्क्स को जानते भी नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि कोई ऐसा कवि कैसे हो सकता है जो ऐसी कल्पना न करे, वंचना के विरुद्ध कल्पना न करे। तो एक चीज है, तो इस बात को याद रखने की जरूरत है। आरंभिक दौर में जो था वो जब उद्योगों की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, तो लोगों को 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था 24 घंटे में। तो आरंभिक बातचीत यहीं से शुरू हुई कि काम के घंटों को कम किया जाए, श्रम का को मतलब सुनिश्चित किया जाए। ये सारी चीजें वहां आने लगी। इसीलिए मार्क्सवाद का ये मानना है
सामंतवाद में क्या होता है, आप याद करें, आप में से अधिकांश लोग ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े होंगे, और अगर थोड़ी बहुत चीजें आपके जहन में होंगी या आपके परिवार के लोगों ने बताई होंगी आपको कि कुछ दिन पहले तक गांव में श्रम की कीमत क्या थी। यानी कि अगर कई बार तो ये होता था कि आप आज काम करते थे, उसके बदले या तो अगले दिन अनाज आपको मिल जाता था, अनाज मिल जाता था। कई बार तो कुछ श्रमिक लोगों को सीजन भर का इंतजार करना पड़ता था, और जब फसल लग जाती थी फिर उनको दिया जाता था, खेतों से ही दिया जाता था। कुछ जातिगत पेशे इस तरह के थे जहां पर ये किया जाता था। यानी कि सामंतवाद में श्रम का तत्काल कोई मूल्य नहीं था, श्रम का कोई तत्काल मूल्य नहीं है सामंतवाद में। वह एक तरह से बेगार कराने का मामला भी रहा है सामंतवाद में, कि बहुत सारा काम आपसे सामंतवाद में करा लिया, जमींदार ने करा लिया, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया उन्होंने, कोई मूल्य नहीं चुकाया उन्होंने। आपने अगर मांग की, कुछ की, तो हो सकता है कि शोषण के दूसरे तंत्र भी अपना लिए जाएं वहां पर, आपको मतलब मारपीट और तमाम चीजों का सामना करना पड़े। ऐसा इतिहास दुनिया भर में रहा, दुनिया भर में रहा। तो सामंतवाद में श्रम का कोई मूल्य नहीं था, वो एक तरह से तमाम जातियों या नस्लों से जुड़ी चीज थी, जिनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको ये करना ही करना है। इस मामले में सामंतवाद की आलोचना करते हुए मार्क्सवाद ये मानता है कि पूंजीवाद सामंतवाद से आगे बढ़ी हुई चीज है, प्रगतिशील चीज है, लेकिन पूंजीवाद की अपनी क्रूरताएं हैं, पूंजीवाद की अपनी क्रूरताएं हैं। पूंजीवाद मतलब चेहरा बदल लेता है पूंजीवाद। यानी कि पूंजीवाद में क्या होता है कि आपने दिन भर काम किया, शाम को आपको मेहनताना मिल गया, यानी कि जो आपने काम किया उसकी मजदूरी आपको मिल गई, आप अपने घर जा सकते हैं, जा सकती हैं, और उसका प्रयोग कर सकते हैं उस रुपए का, जो कि सामंतवाद में संभव नहीं था। सामंतवाद में संभव नहीं था। हो सकता है 6 महीने बाद आपको अनाज मिले, हो सकता है न मिले। ये सब कुछ जमींदार की कृपा पर निर्भर था, जो भी शक्तिशाली था उसकी कृपा पर निर्भर था। पूंजीवाद में एक चीज है कि एक निश्चित है, ठीक है कि 18 घंटे काम कराया, उसकी लड़ाइयां अलग हैं। जैसा मैंने कहा कि 16वीं शताब्दी के अंत आते आते जब उद्योगों का आरंभ इंग्लैंड में हो जाता है, तो काम के घंटे 16 घंटे और 18 घंटे हैं, कुल 24 घंटे में से। यह भी शोषण की इंतहा है, शोषण का एक तरह से चरम है ये, कि वहां चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ये है कि 16 घंटे बाद उनको मेहनताना है, प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में तो मिल ही जाना है, नहीं महीने का बंधा हुआ सैलरी की तरह मिल जाना है। तो आप अपनी एक योजना बना सकते। इसलिए मार्क्सवाद यह मानता रहा कि पूंजीवाद सामंतवाद से आगे बढ़ी हुई एक प्रगतिशील व्यवस्था है। लेकिन पूंजीवाद क्या करता है? विलियम मॉरिस इंग्लैंड के ही एक विचारक थे और कार्ल मार्क्स के समकालीन थे, विलियम मॉरिस नाम था उनका। वो कहते थे कि पूंजीवाद एक खराब व्यवस्था ही नहीं, मनुष्य विरोधी व्यवस्था है। क्यों मनुष्य विरोधी व्यवस्था है पूंजीवाद? क्यों मनुष्य विरोधी व्यवस्था है पूंजीवाद? वो इसलिए मनुष्य विरोधी व्यवस्था है क्योंकि पूंजीवाद आपको एक ऑब्जेक्ट मानता है, आपको एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है। आप उसके लिए बस एक वस्तु हैं जो उसके काम आ रहे हैं। सामंतवाद भी यही काम कर रहा था, लेकिन सामंतवाद में एक उदारता थी। कई बार आंख में पानी आ जाता था, पूंजीवाद की आंख में पानी नहीं आता। पूंजीवाद की आंख में पानी नहीं आता, जो तय है वो तय है। इसीलिए आप याद करें, फैक्ट्रियों में आपने कई फिल्में ऐसी देखी होंगी, और आश्चर्यजनक रूप से वो फिल्में पूंजीवादियों ने बनाई हुई हैं, लेकिन कई बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं। यही विचारधाराओं का कमाल होता है कि आपने फिल्में देखी होंगी कि मजदूर का हाथ कट गया फैक्ट्री में, उसके बाद उसको 1 महीने का कुछ दे करके निपटा दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता पूंजीवाद, छोड़ देता है। जो व्यक्ति कल तक उसके उत्पादन का साधन था, जिसके श्रम के बल पर फैक्ट्री चल रही थी, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो वह उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाता। वो 1 महीने 2 महीने की सैलरी देकर, कुछ बोनस देकर के उसको निपटा देता है। तो
मार्क्सवाद कहता है कि इसको समझने की जरूरत है कि पूंजीवाद आपको पैसा दे रहा है, इसमें बहुत आकर्षण है कि आपने श्रम किया और आपको पैसा मिल गया, लेकिन वो आपको मनुष्य नहीं मानता है, वो आपके लिए अपनी आंख में पानी नहीं रखता है, वो आपकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए देखिए, भारत जो एक कल्याणकारी राज्य है, इसको समझने की जरूरत है, वो इसी अर्थ में है क्योंकि कल्याणकारी राज्य में बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकार उठाती है, सरकार उठाती है। हाँ, सरकारी नौकरियों में जो तमाम तरह की सुविधाएं भारत में रही हैं, वो इसीलिए रही। हालांकि धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं, पूरी दुनिया में खत्म हो रही हैं। अब उसका कुछ हो नहीं सकता। ये पूंजीवाद का अपना मामला। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, एंगेल्स की जो विचारधारा है, जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, तो ये कहते हैं कि इसको समझिए कि पूंजीवाद में चमक है, पूंजीवाद में चमक है, लेकिन म्यूट म्यूट करिए भाई, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करिए। तो देखिए, अनम्यूट अगर आप लोग करेंगे ना तो आवाज आएगी और मेरा लय टूट जाएगा। मैं कोई रटी हुई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, क्रम टूट जाएगा मेरा, रिकॉल करनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है ना, याद। तो ऐसा ऐसा मत कीजिए आप लोग कि दिक्कत हो मुझे, बात छूट गई मेरी। तो मैं ये कह रहा था कि पूंजीवाद जो है वो, उसमें चमक बहुत है, क्योंकि पैसे में तो चमक होती है। आप याद करें कि भारत में लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण आया, पूंजीवाद की देन है, भूमंडलीकरण के साथ आया, बड़ी चमक है उसमें, बहुत सारा उधार मिला। मिडिल क्लास जो कभी रिटायरमेंट के बाद घर बनाने की सोचता था, वो लोन लेकर घर बनाने लगा, कार खरीद ली, किसानों ने बहुत सारा लोन ले लिया। ये बहुत सुखद स्थितियां आई, लेकिन हुआ यह कि इसने इतना लालच भर दिया कि बहुत सारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ गई इसी में। बहुत सारे लोग लोन लेकर के लोन चुका नहीं पाते हैं। तो यह एक पूंजीवाद अनिवार्य रूप से लालसा का दर्शन है। वो आपके भीतर तरह तरह की वासनाएं पैदा करता है, तरह तरह की लालसाएं पैदा करता है। और जाहिर है कि जब लालसाएं बहुत हो जाएं, यही मैं पिछली कक्षा में आप लोगों से शायद कह रहा था, आप में से जो लोग भी रहो, कि लालसा और स्वप्न में अंतर करना सीखना चाहिए। लालसा और स्वप्न दो अलग अलग चीजें हैं। लालसाएं लगभग लगभग व्यक्तिगत होती हैं, स्वप्न कुछ ही व्यक्तिगत होते हैं, अधिकांश समष्टिगत होते हैं। स्वप्न में अन्य लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए कई बार लोग लालसाओं को स्वप्न समझ लेते हैं और कई बार लोग स्वप्न को लालसा समझ लेते हैं। इस फर्क को हम लोग विद्यार्थी हैं साहित्य के, हम लोगों को समझना चाहिए, इस अंतर को जानना चाहिए हम लोगों। तो ये मैं बेसिक आप लोगों को बता रहा हूं ताकि जब मैं आगे बात करूं, मैं वर्ग संघर्ष की या तमाम बातें करूं, तो आपकी चीजें समझ में आ जाएं कि है क्या। तो ये पूंजीवाद का मामला है कि पूंजीवाद सामंतवाद से आगे बढ़ी हुई चीज तो है, यहाँ बेकार नहीं है, लेकिन यहाँ श्रम की कीमत तय है, लेकिन मनुष्य की कीमत नहीं है। सामंतवाद में न श्रम की कीमत थी न मनुष्य की कीमत, यहां पर श्रम की कीमत है, मनुष्य की कीमत नहीं। मार्क्सवाद श्रम की कीमत भी बताता है और मनुष्य की कीमत भी बताता है। उसके लिए श्रम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मनुष्य भी। उसके लिए वह मनुष्य किसी काम का नहीं है जो श्रम की संस्कृति में यकीन न करता हो, लेकिन ऐसा मनुष्य जो श्रम करते करते थक गया है, किसी प्रकार अपाहिज हो गया है, कुछ भी हो गया है, वह मनुष्य भी मार्क्सवाद के काम का व्यक्ति है। वो उसे उपेक्षित नहीं करता, वो उसे बाहर नहीं करता। ये फर्क है इन तीन विचारधाराओं के बीच का, जिसे हमें जानना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात स्पष्ट हुई होगी आप लोगों को, इसमें कोई दुविधा नहीं आई होगी। अगर कोई दुविधा हो तो उसे सवाल के रूप में लिख लीजिए, हम आखिर में बात करेंगे उसको लेकर के। हम लोग उसकी चीज करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे।
जो मैंने कहा कि आपसे कि ये 6 चीजें हैं मार्क्सवाद के भीतर, हालांकि मैं उसमें बहुत समय नहीं लगाऊंगा, मैं साहित्य की बात ज्यादा करूंगा आप लोगों से, लेकिन बेसिक जानेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नाम की जो चीज है, ये दरअसल यहाँ पर हीगेल को भी जानना होगा आपको। माना जाता है कि हीगेल का जो दर्शन था वो सिर के बल खड़ा था और मार्क्स ने उसको पैर के बल, जैसे मनुष्य को खड़ा होना चाहिए, वो उस तरह से किया। तो एक ये चीज यहाँ पर आती है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स हीगेल की इस बात से तो सहमत हैं कि इतिहास एक प्रक्रिया है, इतिहास एक प्रक्रिया है, लेकिन जो ये प्रक्रिया है इसकी जो प्रकृति है उसको हीगेल अलग ढंग से कहते हैं और कार्ल मार्क्स अलग ढंग से कहते हैं। मार्क्स ने भौतिक शक्तियों को अधिक महत्व दिया है, भौतिक शक्तियों को अधिक महत्व दिया है, और मानव श्रम तथा संगठन को भी साधन का ही उदाहरण माना है कार्ल मार्क्स ने। थोड़ी जटिल चीजें हैं, थोड़ी जटिल चीजें हैं ये, मतलब थोड़ा सा आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उत्पादन के प्रकार में उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधन दोनों सम्मिलित होते हैं। समझ में आई बात? फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि उत्पादन के प्रकार में उत्पादन के संबंध और उत्पादन के साधन दोनों शामिल होते हैं। जो सत्ताधारी वर्ग होता है वो उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है, अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करता है ताकि समूची व्यवस्था उसके हाथ में रहे। ठीक है ना? एक किताब है कार्ल मार्क्स की, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस किताब में बहुत विस्तार से इसको समझाने की कोशिश की है कार्ल मार्क्स ने, और उसको आप लोग, खैर इतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप लोग कभी इस किताब को निकालें और पढ़ पाएं, देख पाएं, लेकिन जो इसी सिद्धांत को जो लेकर के जब कार्ल मार्क्स आते हैं तो वो ये बताते हैं कि जब ये उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रक्रिया, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब होता है जो सामान्यतः समझ में नहीं आती है, तो इसमें जो द्वंद्वात्मकता होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐतिहासिक परिवर्तन को चरितार्थ करती है। कहते हैं कि बिना द्वंद्वात्मकता के, बिना द्वंद्वात्मकता जो डायलेक्टिक्स है उसके बिना इतिहास की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, वो आगे नहीं जा सकती है। तो इसीलिए इस द्वंद्वात्मकता को कार्ल मार्क्स बहुत महत्व देते हैं, उसको रेखांकित करते हैं वो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इसको ऐसे समझिए कि जिस तरह सामंतवाद का संघर्ष पूंजीवाद से था, उसी तरह पूंजीवाद का संघर्ष मार्क्सवाद से है, या मार्क्सवाद का संघर्ष पूंजीवाद से है। ये लगातार यही इतिहास की प्रक्रिया है, यानी कि सामंतवाद से पूंजीवाद और पूंजीवाद से साम्यवाद की तरफ, समाजवाद की तरफ। मार्क्सवाद की जगह यहां समाजवाद पद का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना? तो समाजवाद की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, यही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, और वो मानते हैं कि ये होना ही होना है। जिस तरह सामंतवाद के बाद पूंजीवाद का आना एक अनिवार्य घटना थी, उसी प्रकार मार्क्सवाद का यह यकीन है, या कार्ल मार्क्स का यह यकीन था कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद को आना ही होगा, और जब समाजवाद आ जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस के तहत, उसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत एक ऐसा दिन आएगा जब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, जहां पर उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। उससे सुंदर स्वर्ग की कल्पना जिसको आप कर सकते हैं, कुछ वैसी चीज हो जाएगी। तो यह इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया गया है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या चीज है? जो दूसरा चरण है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो सामाजिक संदर्भ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रियात्मक रूप,
उसी का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक्शन सामाजिक संदर्भ में होता है, उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद के तौर पर हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? मैं थोड़ा तेजी से बढ़ूं क्योंकि मुझे साहित्य का बहुत सारा हिस्सा आप लोगों को पढ़ाना और बताना है, इसलिए इसको मोटे तौर पर जानते रहें। इसका एक बस याद रखिएगा कि मार्क्सवाद का यकीन है कि आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, वह सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, वो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। मार्क्सवाद केंद्रीय चीज जो है वह आर्थिक गतिविधि को मानता है, आर्थिक गतिविधि को मानता है। इसलिए जब भी आपको कोई मार्क्सवादी विचारक मिलेगा, साहित्य के संदर्भ में भी चर्चा करता हुआ मिलेगा, तो सबसे पहले वो आर्थिक प्रश्नों की बात करता है। आप देखेंगे कि जेंडर के मामले में भी जो बातें निकल करके आई, जो स्त्रीवाद अब कहता है, आरंभिक तौर पर कार्ल मार्क्स के वहां से ही वो चीज निकली कि आर्थिक स्वतंत्रता स्त्रियों को मजबूती देती है। आर्थिक स्वतंत्रता जो स्त्रियों को मजबूती देती है, यह मूल रूप से मार्क्सवाद से निकली चीज है, जिसे फेमिनिज्म ने और डेवलप किया है। फेमिनिज्म ने, स्त्रीवाद ने, स्त्री विमर्श ने और डेवलप किया है। तो इसको बिल्कुल जहन में साफ साफ रखने की जरूरत है। ठीक है? तो इसको ऐसे समझिए कि जो सामाजिक स्वरूप रहे हैं, श्रृंखला रही है, आदिम समाज, गुलाम समाज, नोट कर लीजिए आप लोग कि कैसे चीजें रही हैं। सबसे जो आरंभिक चीज रही है वो रहा आदिम समाज। आप सब जानते हैं कि कैसे जो सृष्टि का विकास हुआ। उसके बाद गुलाम समाज बना, आप उस प्रक्रिया से भी परिचित हैं। फिर सामंती समाज बना, फिर बुर्जुआ समाज। बुर्जुआ माने पूंजीवादी समाज, बुर्जुआ का मतलब पूंजीवादी समाज। ठीक है ना? अभी मैं दो शब्द आप लोगों को और बताऊंगा जिसे मार्क्सवाद के संदर्भ में जानना जरूरी होता है। तो जो पूंजीवादी समाज बना, और अंततः जो बनेगा वह भविष्यवर्ती जो वर्गहीन समाज बनेगा, वही समाजवादी समाज, जहां कोई वर्ग नहीं होगा। अभी कार्ल मार्क्स के अनुसार जब पूंजीवाद का स्टेज आ जाता है सामंतवाद के बाद, तो समाज में दो तरह के लोग रह जाते हैं, एक शोषक रह जाते हैं, दूसरा शोषित रह जाते हैं। एक वे लोग जो शोषण करते हैं, दूसरे जो शोषित रह जाते। इसके लिए मार्क्सवादी जो टर्म्स हैं वो है बुर्जुआ और पोलिटेरियत। बुर्जुआ और पोलिटेरियत, ये अंग्रेजी, हिंदी में इसको कहते हैं पोलिटेरियत के लिए सर्वहारा शब्द का प्रयोग हिंदी में किया गया है। पोलिटेरियत के लिए जो हिंदी में शब्द है वो सर्वहारा, बुर्जुआ पूंजीवादी। ठीक है ना? तो बुर्जुआ माने पूंजीवादी। ठीक है? ये मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रही हैं चीजें आप लोगों को। जहां भी कहीं दिक्कत हो आप उसको अंडरलाइन रखिएगा। तो एक ये क्रम बनाते हैं कि आदिम समाज, गुलाम समाज, सामंती समाज, फिर पूंजीवादी समाज यानी बुर्जुआ समाज जिसको मैं कह रहा था, और फिर भविष्य का वर्गहीन समाज। ये एक ऐतिहासिक भौतिकवाद के तहत ये संभव होना है इस। और जब ये हो जाएगा, यानी कि एक तरह से पूंजीवादी समाज बन जाएगा, बुर्जुआ समाज बन जाएगा, और वहां पर खलल मचेगी जब श्रमिकों में यह बोध पैदा हो जाएगा, शोषित लोगों में यह बोध पैदा हो जाएगा कि हमारा शोषण हो रहा है, श्रम हम करते हैं लेकिन इसका आनंद कोई और उठा रहा है। जिस दिन यह बोध आएगा तो कार्ल मार्क्स कहते हैं उस दिन वर्ग संघर्ष हो जाएगा। ये जो आपको हमने तीसरा स्टेज बताया था वर्ग संघर्ष का, कहते हैं फिर वर्ग संघर्ष हो जाएगा। नहीं, दोनों वर्ग, जो बुर्जुआ वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग है, शासक वर्ग है, वह एक तरफ, और जो शोषित वर्ग है वो एक तरफ हो जाएगा। इसीलिए मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए बाद में जो अंबेडकरवादी धारा आई भारत में, उन्होंने कहा कि भारत में मार्क्सवादी जो है वो सिर्फ वर्ग की बात करते रहे, उन्होंने वर्ण और जाति की बात नहीं की, जबकि भारत वर्ण और जातिगत समाज है और यहाँ शोषण का आधार वर्ग नहीं जातियां रही। ये हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अवधारणा के तौर पर ये जानना जरूरी है आप। तो वर्ग संघर्ष होगा क्योंकि दोनों को अपने हित बचाने हैं। शोषितों को लगेगा कि हमारा हित अब बिना संघर्ष के नहीं मिलना है। याद करिएगा कि तमाम जो फैक्ट्रियों में ट्रेड यूनियन बनी,
वो सब मैक्सिमम मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर बनी थी भारत में, भारत के संदर्भ में ही समझिए तो भी, ठीक है ना। तो ये चीजें बन के आई, तो ये वर्ग संघर्ष की एक स्थिति आएगी। इसके बाद जो वर्ग संघर्ष हो जाएगा तो जो सबसे जरूरी चीज होगी वो है कि पूंजीवाद की समालोचना की जाए। जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अगर सम्यक आलोचना नहीं हुई तो आप आगे जो सचमुच का जो क्रांति का परिवेश है उसको तैयार नहीं कर पाए। वर्ग संघर्ष क्रांति नहीं है, याद रखिएगा। वर्ग संघर्ष का मतलब कि दोनों वर्गों ने अपने हित जान लिए और उनमें टसल शुरू हो गई, खिंचाव शुरू हो गया, एक तरह का वैचारिकी बन गई। फिर उसके बाद आया कि पूंजीवाद की आलोचना हुई कि कमियां कहां कहां हैं, पूंजीवाद किस तरह एक अमानवीय व्यवस्था है। यह बात जैसे ही समझ में आ जाएगी, फिर अगला स्टेज जो होगा वो क्रांति का स्टेज होगा, वो क्रांति का स्टेज होगा। और क्रांति जब होगी तो सारा आर्थिक जो मामला है वो सर्वहारा के हाथ में आ जाएगा, शोषितों के हाथ में आ जाएगा। यानी कि सत्ता जो है वो शोषितों के हाथ में आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे 1917 में रूस में क्रांति हुई और कई देश मिलकर सोवियत संघ बने थे, तो वहां पर सर्वहारा की सत्ता आ गई। इसको सर्वहारा की तानाशाही नाम से भी लोग याद करते हैं, डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट के नाम से भी याद करते हैं। तो खैर हम उधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। और जब क्रांति हो जाएगी, सर्वहारा के हाथ में आर्थिक सत्ता आ जाएगी, तो वर्गहीन समाज के बनने का आरंभ होगा। यानी कि वहां पर अब फिर कोई बड़े महलों वाला और कोई झोंपड़े वाला नहीं रहेगा। जिसकी जितनी आवश्यकता है राज्य उसके अनुरूप उसकी व्यवस्था करेगा। अगर किसी का काम एक कमरे के घर से चलता है तो उसको एक कमरे का घर, अगर किसी का भले ही उसका पद बहुत बड़ा हो और कोई बहुत छोटे पद पर काम कर रहा हो लेकिन उसकी आवश्यकता एक बड़े बंगले की है तो उसको बड़ा बंगला मिलेगा। यानी कि स्टेटस नहीं, जरूरत महत्वपूर्ण है कि किसकी जरूरत क्या है। मार्क्सवाद स्टेटस की बात नहीं करता, वो मानवीय जरूरतों की बात करता है। वो मनुष्य मन की विकृतियों के विरेचन की बात करता है, उनकी कैथारसिस की बात करता है कि वो कैथारसिस हो जाए, वो कैथारसिस कर दी जाए। तो ये एक मसला आता है। स्क्रीन पर ना आए आप लोग बार बार। ये बालेंद्र प्रताप जी आप स्क्रीन पर आ गए हैं, आप स्क्रीन से हटिए, आप उस पर बाल वाल संवार रहे हैं। बालेंद्र प्रताप या कोई जो भी है ये, स्क्रीन से हटिए। स्क्रीन से अपने को हटाइए। ये डिस्टरबेंस हो रहा है। बालेंद्र प्रताप सिंह अपने को स्क्रीन से हटाइए आप। तो ये एक चीज जो है, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आप सुन भी नहीं रहे हैं, आपका पूरा जो आव भाव है। आ रही है सर, आवाज आ रही। तो उनको हाँ इस स्क्रीन पर मत आइए, आप लोग अपने को साइड में रखिए, स्क्रीन पर मत आइए। स्क्रीन पर आप आएंगे तो डिस्टरबेंस होगी, ठीक है ना। तो ये क्रांति का स्टेज आ जाएगा और फिर मैंने कहा कि वर्गहीन समाज की ओर बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक मोटे तौर पर चीज है। आधार और अधिरचना की बात आती है इसमें, वो भी एक जानने की जरूरत है कि मार्क्सवादी शब्दावलियों में बार बार शब्द आता है आधार और अधिरचना। तो उस इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। हर विचारधारा की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, मार्क्सवाद की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं का नतीजा है कि तमाम जगहों पर जहां मार्क्सवादी सरकारें आईं वो उस तरह सफल नहीं हो पाई। कहीं 75 वर्ष बाद चली गई, कहीं कभी चली गई, अभी भी कुछ जगहों पर है। कहने को अभी चीन में मार्क्सवादी सरकार है, कहने को क्यूबा में है, लेकिन बहुत सारी सहमतियां असहमतियां दुनिया भर के मार्क्सवादियों के बीच हैं आपस में। दो बड़े व्यक्ति कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बाद
दो और लोग बल्कि तीन और लोग इसमें शामिल होते हैं जिन्हें मार्क्सवादी वैचारिकी में बहुत महत्व मिलता है। वो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बाद लेनिन आते हैं, जिन्होंने सोवियत संघ की क्रांति संभव की। उसके बाद एक और विचारक आते हैं, उनका विचारक क्या मतलब वो सत्ताधीश थे एक तरह के, स्टालिन जो थे, और चीन में माओ से तुंग। कार्ल मार्क्स ये 5 पिलर्स ऑफ मार्क्सिज्म के तौर पर जाने जाते हैं ये लोग। 5 पिलर्स ऑफ मार्क्सिज्म: कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग। ठीक है, तो ये लोग इसमें आते हैं। एक और विचारक हैं, लेनिन के समकालीन थे, उनका जिक्र नहीं किया जाता है और मार्क्सवादी पार्टियों के बीच में एक तरह से उनको संशोधनवादी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। उनका नाम था लियो ट्रोट्स्की। लियो ट्रोट्स्की नाम था उनका। तो ट्रोट्स्की का नाम भी आप लोग याद रखें। तो मित्रों, मैं आपसे ये सारी बातें पृष्ठभूमि के तौर पर कर रहा था कि आप ये जान पाएं कि मार्क्सवाद चाहता क्या है, मार्क्सवाद आया कैसे, मार्क्सवाद की पृष्ठभूमि क्या है, ये जानने की जरूरी है। यह भी जानना चाहिए कार्ल मार्क्स जो थे मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और उनके मित्र एंगल्स इंग्लैंड के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और एंगल्स अपेक्षाकृत एक अमीर परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति विचारधारा के नाम की, अपने श्रमिकों के नाम कर दिया था। मतलब एक जो उनका विचार था वैसा जीवन भी जिया उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हुए हैं जिन्होंने ऐसा किया। अब साहित्य पर जो इसका प्रभाव पड़ा, हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करेंगे तो शायद अधिक स्पष्ट होगा आप लोगों को। सबसे पहले जिस एक लेखक का नाम बार बार लिया जाता है और कहा जाता है कि मार्क्सवाद पहली बार अगर किसी एक रचनाकार के वहां भारत में हिंदी में खास तौर पर दिखने लगा तो वो प्रेमचंद, लोग मानते हैं। मैं आपका यहाँ पर आपसे निवेदन करूं कि कि प्रेमचंद को मार्क्सवादी कहना उचित नहीं है। प्रेमचंद अपने समय की लगभग सभी महत्वपूर्ण विचारधाराओं से प्रेरणा ले रहे थे और स्वयं बड़े विचारक थे। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक नहीं थे जो किसी एक विचार से ऊर्जा लेकर के उसके प्रवक्ता बन जाए। प्रेमचंद भारत को समझते थे, भारतीय जो संस्कृति है उसको समझते थे। इसलिए प्रेमचंद के बारे में यह मान लेना कि प्रेमचंद किसी एक विचारधारा से प्रभावित थे, यह अनुचित भी है और असंगत भी है। प्रेमचंद गांधी जी से भी प्रभावित थे, प्रेमचंद विवेकानंद से प्रभावित थे, प्रेमचंद डॉक्टर अंबेडकर को भी समझ रहे थे, प्रभावित थे उनसे, और जो दुनिया भर में परिवर्तन चल रहे थे जिसमें मार्क्सवाद भी एक चीज है, उससे भी प्रभावित है। अक्सर लोग इसका अनुमान इससे लगा लेते हैं कि 1917 में प्रेमचंद जब ये क्रांति हो गई, बोल्शेविक क्रांति इसका नाम था, नोट कर लीजिएगा, सोवियत संघ में जो क्रांति हुई उसका जो बार बार जिसको कहते हैं वो बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी जाती है, उसका नाम है बोल्शेविक क्रांति। उसके एक वर्ष बाद जब बोल्शेविक क्रांति के एक वर्ष पूरे हो गए तो प्रेमचंद ने एक टिप्पणी लिखी थी उसके पक्ष में, और ये बताया था कि दुनिया में एक महान क्रांति हुई है और उसके एक वर्ष सफलता के बीत गए। अब इसको समझने की जरूरत है कि प्रेमचंद उस औपनिवेशिक काल में जब हम अंग्रेजों की दास्ता में थे, हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, उस समय क्यों कर बोल्शेविक क्रांति को एक महान क्रांति कह रहे हैं। प्रेमचंद बोल्शेविक क्रांति को महान क्रांति इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहां पर वंचितों का शासन आ गया था, और प्रेमचंद अपने लेखन में किसानों और वंचितों की बात 1917 से पहले से कर रहे थे। बोल्शेविक क्रांति के सफल होने के पहले से कर रहे थे वो किसानों की बात, मजदूरों की बात, स्त्रियों की बात, वंचितों की बात, एक पद में कहें तो वंचना झेल रहे लोगों के हित में बात कर रहे थे प्रेमचंद। इसलिए प्रेमचंद को वो चीज आकर्षित करती।
यह अकारण नहीं है कि 1917-18 के बीच ही जब प्रेमचंद प्रेमाश्रम जैसा उपन्यास हैं, उसका मसौदा तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, तो उसमें बुल्गारिया जो एक यूरोप का देश है और रूस से लगा हुआ है, वहां पर किसानों का जो विद्रोह है उसको रेखांकित करते हैं। याद रखिए, आज की तरह सोशल मीडिया का दौर नहीं था, टेलीविजन का दौर नहीं था, अखबार भी उपलब्ध नहीं थे उस दौर में, लेकिन उसी कालखंड में जो बुल्गारिया में हो रहा है, प्रेमचंद उसकी नोटिस लेते हैं। तो प्रेमचंद बहुत जागरूक थे कि पूरी दुनिया में वंचना के विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा था, गुलामी के विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा था, प्रेमचंद उन सबसे प्रभावित थे। और सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को उन्होंने गुलामी के विरुद्ध एक सफलता की तरह देखा था। भारत गुलामी झेल रहा था, और भारत कितने तरह की गुलामी झेल रहा था? भारत झेल रहा था सामंतवाद की गुलामी, भारत झेल रहा था पितृसत्ता की गुलामी, लड़कियां स्त्रियां हमारी झेल रही थी पेट्रियार्की, सामंतवाद की गुलामी है, जमींदार शोषण कर रहे थे, किसान हमारे शोषित हो रहे थे, पितृसत्ता की गुलामी है। हाँ, मजदूर लगातार गुलामी में थे, यानी किसान, मजदूर, स्त्रियां, दलित, ये सब गुलामी में थे। और मुझे अनुमति दीजिए कहने की कि जो वंचित लोग थे, यानी दलित घरों में दलित पुरुष तो गुलाम थे ही, दलित पुरुषों की स्त्रियां सामंतवाद, पितृसत्ता और अपने पुरुषों, तीनों के गुलाम थे, तीनों के गुलाम। शहरी गुलामी का मामला चल रहा था। तो प्रेमचंद जब इसकी पहचान करते हैं तो दरअसल वो मार्क्सवाद के साथ नहीं जाते, वो गुलामी के विरुद्ध जाते हैं। और चूंकि कोई भी विचारधारा हो, इसीलिए वो गांधीवाद का भी मामला है, इसीलिए अंबेडकर का भी मामला है वहां। तो जहां भी गुलामी का विरोध है, प्रेमचंद उसके करीब जाते हैं, प्रेमचंद को आकर्षित करता है। विवेकानंद इसीलिए उन्हें प्रभावित करते हैं क्योंकि विवेकानंद कहते थे कि हमें शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना है, वंचना को समाप्त करना है, गरीबी को समाप्त करना है। विवेकानंद को मुकम्मल पढ़ने की जरूरत है। बड़े विचारक हैं विवेकानंद, और प्रेमचंद पर बहुत गहरा असर है विवेकानंद। तो अब आप ये जानना इसलिए जरूरी है कि मार्क्सवाद को समझेंगे तो कैसे समझेंगे, इस तरह से। तो प्रेमाश्रम में अगर बुल्गारिया है तो वो मार्क्सवाद के नाते नहीं आया है, वंचना के प्रति विद्रोह के नाते आया। लेकिन यशपाल के वहां वो मार्क्सवादी साहित्यकार हैं घोषित तौर पर, और उनके वहां, यशपाल के वहां जो कुछ भी है वो पूरी तरह से आपको, आप मार्क्सवादी जो सैद्धांतिकी है उसके आधार पर आप यशपाल के साहित्य की व्याख्या कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दुविधा आपको नहीं मिलेगी। झूठा सच की व्याख्या अगर आप करने जाएं तो आप मार्क्सवादी विचारों से कर, दिव्या की अगर आप करना चाहें तो आप मार्क्सवादी विचारों से कर सकते हैं। दिव्या बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जिस ढंग से स्त्री को उसमें समझने की कोशिश की गई है, यशपाल के ही दूसरी रचनाओं में उस तरह संभव नहीं हुआ है। हालांकि यशपाल हर जगह स्त्रियों के पक्ष में आते हैं, एकदम साफ साफ आते हैं। तो यशपाल का जब जिक्र आएगा तो वहां पर मार्क्सवाद अगर आप लेकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्कंडे की कहानियों को समझने के लिए, अमरकांत की कहानियों को समझने के लिए अगर आप मार्क्सवादी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि ये लोग घोषित तौर पर अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु को मार्क्सवादी टूल्स पर आप नहीं व्याख्यायित कर सकते, वो लोहियावादी है। वो जो लोहिया का समाजवाद है उससे प्रभावित है। इसलिए मैला आंचल की आलोचना का एक आधार यह भी था कि यह वामपंथ विरोधी रचना है। आज इतने दिनों बाद अब वामपंथी आलोचक हों या समाजवादी आलोचक हों, ये सब अब रेणु की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैला आंचल जब छपकर आया था तो ऐसा नहीं था, मैला आंचल की आलोचना हुई थी और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मैला आंचल मूलतः समाजवादी, यानी लोहिया जी के समाजवादी मूल्यों की स्थापना का उपन्यास है और मार्क्सवादी और गांधीवादी मूल्यों का प्रत्याख्यान करने वाला उपन्यास। इसलिए अगर आप रेणु की किसी रचना को मार्क्सवादी टूल्स के आधार पर व्याख्यायित करेंगे तो बहुत दूर तक सफलता नहीं मिलेगी आपको।
लेकिन कविताओं के संदर्भ में कई बार चीजें बदल जाती हैं। यानी रघुवीर सहाय, शायद मैंने पिछली कक्षा में भी इसका जिक्र किया होगा आप लोग। रघुवीर सहाय जो कि राजनीतिक रूप से लोहिया की वैचारिकी के समर्थक थे, उनकी कविताएं मार्क्सवादी आलोचकों को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वंचना का जो विरोध है, श्रम के पक्ष में जो उनकी कविताएं हैं, गरीबों के पक्ष में जो उनकी कविताएं हैं, वो काम आ जाती है। इस आधार पर मोटे तौर पर तो रेणु भी आपके काम आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मार्क्सवाद को ठीक से समझते हैं और लोहियावाद को भी ठीक से समझते और समझती हैं, तो ये इन मुश्किलों, इसीलिए एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है कि वो चीजों को ठीक से समझे। यानी कि हर कृति को आप मार्क्सवादी टूल्स के आधार पर अगर व्याख्यायित करेंगे तो एक तरह का अन्याय ही करेंगे। एक समय आया था कि बहुत सारे मार्क्सवादी आलोचक हर कृति में कुछ आर्थिक पहलू ढूंढ लेते थे और उसकी व्याख्या करने लगते थे, जो कि उचित नहीं था। अब जैनेन्द्र कुमार की जब मार्क्सवादी व्याख्या करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। वहां गांधी ही बहुत दूर तक साथ देते हैं, गांधी की विचारधारा ही साथ देती है जैनेन्द्र कुमार की व्याख्या में। अज्ञे जो आरंभ में मार्क्सवादी हैं, लेकिन बाद में नहीं रह जाते, बावजूद इसके जिन दिनों में अज्ञे मार्क्सवादी हैं, उन दिनों में भी उनकी रचनाएं सिर्फ मार्क्सवादी टूल्स के आधार पर व्याख्यायित नहीं की जा सकती। शेखर एक जीवनी की व्याख्या आप मार्क्सवादी टूल्स के आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि अगर करेंगे तो शायद ज्यादती कर देंगे और हो सकता है कि इतनी महान कृति के साथ अन्याय कर दें, और कुछ लोगों ने किया है। डॉक्टर माहेश्वर नाम के एक आलोचक होते थे, उन्होंने ये काम किया है और एकदम धज्जियां उड़ा दी हैं उस महान उपन्यास की। तो ये होता रहता है। तो मैंने प्रेमचंद का नाम आप लोगों के सामने इसलिए लिया था कि ये चीज स्पष्ट रहे आपके सामने कि प्रेमचंद मार्क्सवाद को समझते थे, बात करते थे, लेकिन जब वो भारतीय स्त्रियों की बात करते हैं तो इस नाते नहीं करते हैं कि वो मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुलामी को समझते हैं, वो दास्ता को समझते हैं, इसलिए वो स्त्रियों की मुक्ति की बात करते हैं। इसलिए प्रेमचंद, याद रखिए कि प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात की। उसके पहले ये स्थिति नहीं थी। उसके पहले कोई लड़की ब्याह कर जहां जाती थी वो पति पर आश्रित थी, और यदि पति का देहांत हो गया तो संपत्ति उसको नहीं मिलती थी। बच्चे अगर हैं तो बच्चों को मिल जाती थी, अगर बच्चे नहीं हैं तो देवर है, जेठ है, या उनके जो बच्चे हैं उनको मिल जाती थी, और वो उपेक्षित हो जाती। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने कहा ये बहुत अत्याचार है, बड़ा अत्याचार है। एक स्त्री जो आपके पास आई है, आपकी संपत्ति में उसका आधी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और एक लंबा लेख लिखा प्रेमचंद ने, और गबन जैसे उपन्यास में सरला रतन के माध्यम से भी इसको चित्रित किया, यानी कि कथा में भी ले आए और अपने निबंधों में भी लेकर के प्रेमचंद आए। अब इस आधार पर प्रेमचंद को आप मार्क्सवादी नहीं कह सकते। यह भारतीय समाज की पहचान का मामला था, ये भारतीय समाज को पहचानने का मामला था प्रेमचंद को, और वे उन भारतीय मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे जो आदर्श रूप में भारतीयता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवहार रूप में नहीं। यानी कि स्त्री की इज्जत बहुत है भारतीयता में, लेकिन व्यवहार में नहीं रह गई थी। तो प्रेमचंद उसकी बात कर रहे थे। वो कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे थे जो भारत में नहीं रही थी, खत्म कर दी गई थी, या शोषण के चक्र में उसको कहीं किनारे कर दिया गया। तो क्रमशः बात वो करते हैं। तो संपत्ति की बात में अधिकार की बात करते हैं प्रेमचंद, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं प्रेमचंद, जो बाद में स्त्रीवादियों ने किया, अन्य लोगों ने कहा। उनका मानना था कि स्त्रियां पढ़ लेंगी, नौकरी करेंगी तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगी, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो कोई भी पुरुष उनका शोषण नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा भय स्त्री के पास यही रहता है कि वो कहां जाएगी, क्या करेगी। आज तमाम जो बच्चियां देश भर में, दुनिया भर में नौकरियां कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, आज आसान नहीं है उनका शोषण आसान नहीं है। इसलिए प्रेमचंद ने उस समय स्त्री शिक्षा की वकालत की।
पति में की संपत्ति में पत्नी के अधिकार के साथ पिता की संपत्ति में भी बेटी के अधिकार की बात की, जिसका कानून बहुत बाद में भारत में पास हुआ और अब है। उन्होंने कहा बेटा और बेटी के बराबर होने का मामला सिर्फ कहने का नहीं, व्यवहार में भी होना चाहिए। यानी एक आर्थिक पहलू तैयार किया। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर तमाम लोग प्रेमचंद को मार्क्सवादी मान लेते हैं, और मार्क्सवादी टूल्स भी बहुत दूर तक प्रेमचंद की रचनाओं की व्याख्या में काम आते हैं। लेकिन सिर्फ मार्क्सवादी टूल्स के साथ अगर प्रेमचंद के पास जाएंगे तो असफल होंगे, अधूरी व्याख्या करेंगे। आपको विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर, मार्क्स के साथ जाना होगा प्रेमचंद के पास, और खुद प्रेमचंद की अपनी वैचारिकी जो करीब हजारों पृष्ठ में उनका अपने निबंध है, उनके साथ जाना होगा प्रेमचंद। अब जैसे डिप्टी कलेक्टर की कहानी है अमरकांत की, आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं मार्क्सवादी टूल्स। दोपहर के का भोजन कहानी की व्याख्या, जिंदगी और जोक कहानी की व्याख्या तो अद्भुत तरीके से आप मार्क्सवादी टूल्स के आधार पर कर सकते हैं, बहुत स्पष्ट है। यानी एक बड़ा परिदृश्य आजादी के बाद भारतीय साहित्य पर मार्क्सवाद का बहुत गहरा असर रहा। तीन विचारों का असर रहा, लोहिया का, गांधी का और मार्क्स। जो तीन लेखक संगठन भारत में पाए जाते हैं, प्रगतिशील लेखक संगठन, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति में, तीन वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए संघ हैं। वो अपने बारे में कहते रहे कि हमारा इनसे नहीं, उनसे नहीं, वो नहीं, लेकिन इनकी वैचारिकी वहीं से आती है, वहीं से जुड़े। मार्कंडेय को बाद के दिनों में आप देखेंगे जो भी रचनाकार आते हैं, चाहे वो रमेश उपाध्याय हों या स्वयं प्रकाश हों, वो अखिलेश हों, वो मंगलेश डबराल हों, असद जैदी हों, कवि के तौर पे मैं कह रहा हूँ, अरुण कमल हों, राजेश जोशी हों, ये सारे के सारे लोग मार्क्सवादी विचारों से ओतप्रोत लोग हैं, मार्क्सवादी विचारों से जुड़े लोग हैं। इनकी रचनाओं की व्याख्या के लिए जरूरी है कि मार्क्सवाद की जो सैद्धांतिकी है हम उसको समझें, उसको जानें। अब कैसे समझना चाहिए मार्क्सवादी सैद्धांतिकी को, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। मसलन एक रचना आपके सामने ऐसी आई जिसमें इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है, और ये हो रहा है कि अब हम क्रांति कर देंगे, हम तख्ता पलट देंगे। एक रचना आई जिसने बहुत महीन ढंग से शोषण को उभारा गया है। एंगेल्स कहते हैं कि जो ये दूसरी तरह की रचना है जिसमें बहुत महीन ढंग से शोषण के तंत्र को उभारा गया है, वो अधिक प्रभावकारी है। ये जो पंफलेट स्टाइल में लिखी गई रचना है वो उतनी प्रभावकारी नहीं हो सकती। एक कथन है एंगेल्स का, जिसे याद रखिए आप लोग, उसे याद रखिए आप लोग। वो कहते हैं कि किसी भी कृति में जो विचारधारा है उसे एकदम विन्यस्त रहना चाहिए, गहरे विन्यस्त रहना चाहिए, न कि तेल की तरह उसे ऊपर ऊपर दिखना चाहिए। मतलब ऊपर ऊपर जैसे होता है ना कि पानी में तेल गिर गया तो ऊपर ऊपर दिखता है, तो उनका कहना है कि वो पानी में तेल की तरह ऊपर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि दूध में पानी या चीनी में पानी जिस तरह घुल जाता है, कुछ उस ढंग से कृति में विचारधारा को आना चाहिए। अगर आपकी विचारधारा ऊपर तेल की तरह तैर रही है, इसका मतलब बहुत सतही कृति है, वो बहुत मतलब जैसे मैंने कहा ना कि इनकलाब जिंदाबाद टाइप की चीज आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं बड़ा, वो उसका एक निश्चित मतलब हो सकता है, किसी क्रांति के दिनों में वो काम आ सकने वाली कविता या कहानी हो सकती है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से महत्व उसी का होगा जिसमें विचारधारा गहरे विन्यस्त होगी, उसमें एकदम घुली होगी, उसमें घुली होगी। जैसे हम कोई चीज खाते हैं और हमारे रक्त में वो घुल जाती है, तभी तो हमको शक्ति मिलती है ना। तो इस तरह से जब चीज होगी तब कहीं जा करके विचारधारा का वो मामला निकल करके आएगा। वो लगातार कुछ लोगों को चिट्ठियां लिख रहे थे, कार्ल मार्क्स, सॉरी एंगेल्स, उन चिट्ठियों में इस तरह की बातें निकल निकल करके आ रही थी कि कृति को कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए।
एक और बड़ी बात कहते हैं एंगेल्स, वो कहते हैं कि यथार्थ जो है वो सबसे जरूरी चीज है। साहित्यिक मार्क्सवाद कृति में जिस एक चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस करता है या वकालत करता है, वो यथार्थवाद की बात करता है। वो यथार्थ और यथार्थवाद की बात करता है। उनका मानना है कि जो रचनाकार यथार्थवादी है वही वास्तविक रचनाकार है। आदर्श अपने आप बन जाता है। मार्क्सवाद की ये समझ है कि यदि यथार्थ को सही ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए तो आदर्श अपने आप निर्मित होने लगता है। रचनाकार का काम है कि वो एक आदर्श भी बनाए, लेकिन उससे जरूरी है कि पहले वो यथार्थ को प्रस्तुत करे। आप देखें कि प्रेमचंद भी क्रमशः अंत तक आते आते यथार्थ को ही प्रस्तुत करने लगते हैं। आदर्श धीरे धीरे उनके रचनाओं से खत्म होता है। वो जो स्थितियां हैं उनको उसी रूप में सामने प्रस्तुत करते हैं, उपस्थित करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और वो इसके लिए बाल्जाक का उदाहरण उठाते हैं। एंगल्स जो है इसके लिए बाल्जाक का उदाहरण उठाते हैं। बाल्जाक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्रांस के एक बड़े कथाकार बाल्जाक, दुनिया के बड़े कथाकार, और किसान जीवन पर उनका एक अद्भुत उपन्यास है, हिंदी में किसान नाम से ही वो उपलब्ध है, उसको पढ़िएगा। बाल्जाक जो थे वो राजशाही के समर्थक थे, यानी राजा के समर्थक थे। लेकिन जब उन्होंने किताब लिखी, जब उन्होंने उपन्यास लिखा, तो वो राजशाही के विरुद्ध जाने वाला उपन्यास हो गया, वो किसानों के पक्ष का उपन्यास हो गया। एंगल्स कहते हैं कि यदि एक रचनाकार ईमानदार है, एक उपन्यासकार या कवि या कहानीकार ईमानदार है, रचनाकार ईमानदार है, और वो यथार्थवाद को समझता है और यथार्थवाद को स्थापित करना चाहता है, तो वह अपनी विचारधारा से परे भी चला जाता है। जैसा कि बाल्जाक गए, राजशाही का समर्थक होते हुए भी उन्होंने राजशाही की जड़ खोद दी, किसानों के पक्ष में लिखा। तो ये होता है। एक बात और आपको बताऊं कि सोवियत संघ जो बाद में बना, रूस में जो क्रांति हुई, उस 1917 में एकाएक नहीं हुई। वो 1905 में भी एक क्रांति हुई थी, असफल क्रांति थी। और उस असफल क्रांति के बाद लेनिन ने टॉलस्टॉय के साहित्य पर 5 निबंध लिखे। टॉलस्टॉय, लियो, आप सब जानते हैं, दुनिया के बड़े कथाकार, युद्ध और शांति, अन्ना करेनिना जैसे उपन्यासों के जो रचनाकार। लियो टॉलस्टॉय जमींदार थे, बड़े जमींदार थे लियो टॉलस्टॉय। तो लेनिन ने 5 निबंध लिखे, और उन 5 निबंधों में लेनिन ने यह बताया कि किस तरह टॉलस्टॉय का साहित्य क्रांति के लिए उपयोगी साहित्य है। मोटे तौर पर इसको आप समझिए, बहुत विस्तार में जाने, वो उपलब्ध है निबंध, आप लोग चाहें तो कभी पढ़ लीजिएगा। और उन्होंने टॉलस्टॉय का महत्व रेखांकित किया, न कि यह कह करके कि ये तो जमींदार खुद है और बहुत सारी चीजें इसमें जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए इसको खारिज करो। वहां जो कुछ सकारात्मक था उनके पास, उस सकारात्मकता को रेखांकित किया लेनिन ने, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को प्रैक्टिस में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वो चीज वहां पर वो दिखाई देती है उनके वहां, और वो है। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है कि कैसे चीजों को समझा जाए, कैसे किया जाए। मार्क्सवाद के भीतर भी 2 धाराएं चलती हैं। एक वो है जो सांस्कृतिक पहलू को बहुत महत्वपूर्ण मानते रहे, ट्रोट्स्की और लेनिन की बहस भी इसी पर केंद्रित थी। लेकिन आर्थिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको इग्नोर नहीं करता, उसको कोई भी जो मार्क्सवादी सिद्धांतकार है वो अस्वीकार नहीं करता है। तो मार्क्सवाद के लिए ये चीजें कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो नारेबाजी का साहित्य है। माओ सेतुंग एक बात और कहते हैं, माओ सेतुंग का एक कथन है जो उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग सोचते हैं कि मार्क्सवादी साहित्य नारेबाजी का साहित्य है, या मार्क्सवादी साहित्य प्रचार का साहित्य है, या प्रोपेगेंडा का साहित्य है, जिसे बहुत शब्दावली में, आलोचना की शब्दावली में प्रोपेगेंडा कहते हैं। माओ सेतुंग कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि वो रूप और शिल्प का जो विवाद है मार्क्सवाद के भीतर, फॉर्म और कंटेंट का जिसको विवाद कहते हैं, रूप और कथ्य का विवाद, तो कहते हैं कि बिना रूप के
कथ्य की कल्पना संभव नहीं है और बिना कथ्य के रूप की कल्पना संभव नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात को अगर आप पंफलेट में की तरह कह सकते हैं और आप कह रहे हैं ये कहानी है, तो वो कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि कहानी का एक फॉर्म होता है। अगर कहानी के फॉर्म में वो चीज आएगी तभी वो कहानी मानी जाएगी। कविता का एक फॉर्म होता है, अगर उस फॉर्म में आएगी तभी कविता होगी। सिर्फ विचार से कहानी नहीं बनती, सिर्फ विचार से कविता नहीं बनती, उपन्यास नहीं बनता, उसके लिए उसका रूप विधान जरूरी है। इसी तरह सिर्फ रूप विधान से उपन्यास नहीं बनता, रूप विधान से कविता नहीं बनती, रूप विधान से कहानी नहीं बनती, उसके लिए कथ्य भी जरूरी चीज है। यही कारण है कि कहानी अलग चीज है और पंफलेट अलग चीज है। राजनीतिक प्रपत्र अलग चीज होते हैं जो आते हैं घोषणा पत्र राजनीति के, और कहानियां अलग होती, कहानियां अलग होती। जाति व्यवस्था को लेकर के राजनीतिक वक्तव्य अलग ढंग से आ सकते हैं, पंफलेट अलग आ सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियां अलग काम करती हैं। दोनों को समझना होगा, दोनों को। इसलिए जो रूप और कथ्य का विवाद है मार्क्सवाद के भीतर, उसको भी जानना जरूरी है। और यह जानना जरूरी है कि मार्क्सवाद रूप की उपेक्षा नहीं करता है। बहुत सारे लोगों की समझ है कि मार्क्सवाद रूप की उपेक्षा करता है और कच्चा पक्का जो भी लिख दीजिए वो कविता या कहानी या उपन्यास है। नहीं, मार्क्सवाद रूप की उपेक्षा नहीं करता, वो उसका आग्रही है। कथ्य के साथ साथ वो बराबर का आग्रही है और वो चाहता है कि एक ऐसा रसायन बनाइए, एक ऐसी चीज, जैसे आप ऐसे समझिए ना कि चीनी अलग रख दीजिए, चाय पत्ती अलग रख दीजिए, पानी अलग रख दीजिए, अदरक अलग, तो क्या चाय बन जाएगी? सामग्री चाय की पूरी है आपके पास, यानी चाय पत्ती भी है आपके पास, चीनी भी है आपके पास, दूध भी है, पानी भी है और एक चूल्हा भी है आपके पास, लेकिन चारों चार जगह रखी हुई है, 5 जगह, तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। सामग्री आपके पास चाय की पूरी है, एकदम मुकम्मल, लेकिन आप चाय नहीं बना सकते। चाय तभी बनेगी जब इन चीजों का निश्चित रसायन, यानी एक कप चाय अगर है तो 1 चम्मच चीनी हो, एक निश्चित मात्रा में चाय पत्ती हो, उसमें अगर इतनी चाय पत्ती डाल देंगे आप तो वो कड़वी हो जाएगी, वो फिर चाय चाय तो होगी लेकिन पीने लायक नहीं होगी, पीने लायक। इसी तरह रचना होती है, रचना में अगर सम्यक चीजें नहीं आई तो रचना पढ़ने लायक नहीं रह जाती, रचना गुणने लायक नहीं रह जाती है। अगर सिर्फ विचार विचार है तो भी गुणने लायक नहीं है, सिर्फ रूप रूप है तब भी गुणने लायक नहीं है। यानी कि चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, अदरक, लौंग, इलायची, जो भी डालना है डालिए, और जो निश्चित तापमान है, कितने ताप पर उसको पकाएंगे और कितनी देर तक पकाएंगे, इसकी समझ भी हो, तब चाय बनेगी। इसी तरह रचना भी होती है। तो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र ये कहता है कि कोई भी चीज मुकम्मल पकी होनी चाहिए। हाँ, चीजों को इकट्ठा करने से रचना नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये रूप और शिल्प के विवाद को भी मार्क्सवाद के संदर्भ में जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर ये है तभी बात बनेगी। ठीक है, तो रूप और शिल्प का विवाद, कि ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं वो रूपवादी है तो अलग हो गया, कुछ अरे वो मार्क्सवादी है, कैसे भाई? अरे तो क्या एकदम क्रांति की कविता लिख दी है तो मार्क्सवादी हो गया, या क्रांति की कहानी लिख दी। आप अमरकांत की कहानियों को देखें, डिप्टी कलेक्टर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, हत्यारे, कोई कहानी नारेबाजी की शक्ल में नहीं लिखी गई। मार्कंडे की यह नहीं लिखी गई है इस शक्ल में। स्वयं प्रकाश की कहानियां नहीं लिखी गई हैं इस शक्ल में, अखिलेश की नहीं लिखी गई हैं इस शक्ल में। ये सारी कहानियां कहानी हैं, जिसको विधागत सौंदर्य कहते हैं, कहानी होना, कहानीपन, वो सब इनमें है। जिन कवियों का नाम मैंने लिया उनकी कविताओं को पढ़िए तो वहां कविता है। तो जो जिस विधा में लिख रहा है उसको वहां होना अति आवश्यक है, तभी बात बनेगी। तो ये बात भी मार्क्सवाद के संदर्भ में जानना जरूरी है। साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर हमारे लिए मार्क्सवाद एक ऐसा दर्शन है
जो हमें अधिक मनुष्य बनाने की ओर ले जाता है, हमारे भीतर की तमाम विकृतियों को दूर करता है, हमारे मन में उजास पैदा करता है, उजाला पैदा करता है हमारे मन में। राजनीतिक सिद्धांत अपनी जगह है, मार्क्सवाद की प्रैक्टिस करने वाले जो देश रहे हैं, राज्य रहे हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी अपनी गलतियां हैं। हम आज मार्क्सवाद पढ़ते हुए स्टालिन की बहुत सारी चीजों को डिफेंड नहीं कर सकते, माओ से तुंग को डिफेंड नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, हमारी जरूरत भी नहीं। लेकिन एक विचारधारा के तौर पर कि लोगों के भीतर अच्छी वृत्तियां पैदा हों, लोग पढ़ करके वंचना के विरुद्ध सोचना सीखें, वंचित लोगों के पक्ष में खड़ा होना सीखें, ये मार्क्सवाद सिखाता है। कोई भी बड़ी विचारधारा, मनुष्य धर्मी विचारधारा ये सिखाती है। रामराज की अवधारणा भी यही हमें सिखाती है। तो ये तमाम बातें आज मुझे आप लोगों से करनी थी, ये बातें मैंने आप लोगों से की। मैं चाहता हूं कि अब इतनी देर के बातचीत में आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल बन गए होंगे। उन सवालों को लेते हुए हम कुछ और अवधारणाओं को स्पष्ट करें, तो शायद बात ज्यादा बनेगी, ज्यादा स्पष्ट होगी। तो डॉक्टर साहब अगर हैं तो आए, लोहनी जी, और नहीं तो आप लोग अब जो सवाल पूछे वही अपना माइक खोले और बातचीत हम लोग आगे रखेंगे, ठीक है? जी प्रणाम सर। एक बार में एक आदमी सवाल पूछे। मुझे ये पूछना था, मतलब यशपाल से किया था उनको उपन्यास के तौर पर मार्क्सवादी साहित्य के बतौर, और तो मतलब मार्क्स जो यशपाल हैं उन्हें हम साम्यवादी लेखक के बतौर पढ़ते हैं, तो मतलब ये क्या कितना सच है, और साम्यवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक बारीक जो रेखा है वो कैसे विभाजित? कोई बारीक रेखा है ही नहीं, मैं तो आरंभ से ही पढ़ा रहा हूं कि मार्क्सवाद अंततः साम्यवाद तक ही पहुंचाता है। मार्क्सवाद विचारधारा का नाम है जो साम्यवाद का रास्ता तय बताता है। आप, मार्क्सवाद विचारधारा का नाम है, साम्यवाद एक स्थिति का नाम है। मार्क्सवादी विचारधारा उस स्थिति तक ले जाती है, ठीक है ना? जो आपको मैंने चरण बताए थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, ठीक है ना, क्रांति, ठीक है ना, ये सारे स्टेज जब होंगे तो उस स्टेज में जाकर समाजवाद का स्टेज आएगा और समाजवाद के बाद साम्यवाद का स्टेज आएगा। आपने ध्यान से सुना नहीं, इसीलिए मैं आरंभ में ये चीजें बता रहा था कि ये क्रमशः ऐतिहासिक स्थितियां हैं, इन ऐतिहासिक स्थितियों से होते हुए जाएंगे। मार्क्सवाद तो उस वैचारिक का नाम है जिस वैचारिकी के तहत ये संभव हो, ठीक है? जी थैंक यू सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा एक सवाल है कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो एक ऐसी क्रांतिकारी या हिंसात्मक रूप है जिसको प्राथमिक देता है या उसको तवज्जो देता है, जबकि गांधीवाद ऐसा है जो अहिंसावादी की तरफ को ले जाता है। क्या वो सही है कि ज्यादा वेतन ज्यादा काम या कम वेतन कम काम ऐसे इस विचारधारा को आगे बढ़ाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए कि हिंसा का एक मसला इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये क्रांति की बात करता है। जी ये मार्क्सवाद ये मानता है कि क्रांति के बिना जो शोषक हैं उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर तो हिंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहां हिंसा है। लेकिन वो, ये मार्क्सवाद की समझ है कि जब दो वर्ग हैं और दो वर्गों के हित अलग अलग हैं, हित अलग अलग हैं दो वर्गों के, तो आसानी से जो शोषक वर्ग है, जो बुर्जुआ है, वो अपना छोड़ने वाला नहीं अधिकार, और जब वो अधिकार नहीं छोड़ेगा और जो वंचित लोग हैं वो अपने अधिकार चाहेंगे, तो ऐसे में जो संघर्ष होगा उसमें रक्त बहेगा, उसमें होगा, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अनिवार्य रूप से ये नहीं कहता कि वर्ग संघर्ष में रक्त बहाइए ही, मार्क्सवाद ये नहीं कहता। मार्क्सवाद ये कहता है कि अगर शोषक वर्ग सरेंडर कर देता है तो बात खत्म है। ये इसलिए ये कहना कि अनिवार्य रूप से मतलब हिंसा है, अगर शोषक वर्ग नहीं आगे आता है लड़ने के लिए तो क्यों कर क्रांति, क्यों कर मतलब रक्त बहेगा, ठीक है ना? तो सर फिर इसे समाजवाद का ही क्यों रूप बोलते हैं मार्क्सवाद को, जबकि समाजवाद तो समाज क्या समाजवाद क्या? जी ये समाजवाद में तो समाज को या राज्य को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है सर। मार्क्सवाद में वही करता है ना, मार्क्सवाद जब बना देगा तो मार्क्सवाद ये कहता है कि, मार्क्सवाद ये कहता है, एक सेकंड रुकिएगा बता,
फारूकी साहब, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, बस आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो मार्क्सवाद जो है समाजवाद की ही स्टेज पर ले जाता है। मार्क्सवाद तो विचारधारा का नाम है, फिर आप वही, मार्क्सवाद उस विचारधारा का नाम है जिस विचारधारा की प्रैक्टिस करते हुए आप समाजवाद की स्टेज तक पहुंचेंगे। ठीक है, समाजवाद जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा की एक परिणति है, वो एक स्थिति है। और समाजवाद के बाद, जब आज मैं समाजवाद कह रहा हूं तो मार्क्सवाद के संदर्भ में कह रहा हूं, लोहिया के संदर्भ में। और उसके बाद साम्यवाद की स्थिति। समाजवाद की स्थिति में मैंने आरंभ में ही कहा कि जब समाजवाद की स्थिति आ जाएगी उस समय राज्य प्रमुख हो जाता है। राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो हर व्यक्ति के हित का ध्यान रखे, उसकी योग्यता का ध्यान रखे, और बड़े और छोटे का कोई मामला न रह जाए। यानी कि एक साथ ये समाजवादी स्वप्न है कि जो स्वीपर का काम करने वाला व्यक्ति है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो मंत्री है, ये सब एक साथ बैठकर भोजन कर ले, एक साथ एक ही रेस्तरां में, एक ही जगह। कहीं ऐसा ना हो कि उसको सैल्यूट मार के बैठना पड़े और ऐसा करना पड़े। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि काम महत्वपूर्ण है, जिसकी जैसी योग्यता है वो काम करेगा, योग्यता के आधार पर, जाति नस्ल के आधार पर नहीं, पूंजी कम होने के आधार पर नहीं, जिसकी योग्यता है वो काम करेगा। और कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। वो आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो एक आदमी सड़क बुहार रहा है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वो जीवन समाज के लिए जरूरी है और आप भी समाज के। एक डॉक्टर काम कर रहा है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी का काम बड़ा और छोटा करने की बात नहीं कहता है मार्क्सवाद समाजवादी स्टेज पर जाकर के। ये इसको थोड़ा बारीकी से जानने की, समझने की जरूरत है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है ममता, आप अपना आवाज थोड़ा क्लियर करिए। धन्यवाद सर, कनेक्शन कट गया था जरा। क्या चीज क्या कह रही हैं? कनेक्शन कट गया था। ओहो, जी। हम तो सारी बात कह चुके हैं, फिर दोबारा कहना पड़ेगा मुझको। है हाँ? मैं सारी नहीं सर, मैंने सुन ली है ना, बात सुन ली ना, बात सुन ली ना? सुन लिया सर। अच्छा ठीक है। और कोई अगर कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी संदेह हो बात करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बातचीत के लिए ही हम लोग उपलब्ध हैं यहाँ पर। ठीक है ना जी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1925 में पार्टी बनी थी पहली बार। 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार वहां बनी। लेकिन हम आज इस पे बात नहीं कर रहे थे, ये राजनीतिक संदर्भ नहीं है हमारी बातचीत का कोई भी। हम सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा की बात कर रहे थे। प्रेमचंद उसके पहले मार्क्सवाद के बारे में लिख रहे थे। ठीक है ना? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्क्सवादी पार्टी भारत में कब बनी और वो क्या कर रही है। हमारा लेना देना इससे है कि मार्क्सवाद साहित्य सिद्धांत के रूप में क्या करता है और उसका क्या योगदान है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ सर, नमस्ते। बताइए। सर, मेरा कहना ये है कि साहित्य में मार्क्सवाद की शुरुआत या मार्क्सवादी दर्शन की शुरुआत क्या हिंदी साहित्य से ही मानी जाती है या फिर इससे पहले भी किसी साहित्य में ये हिंदी साहित्य में तो बहुत बाद में आया है जी। तो दुनिया में बहुत पहले आया, अंग्रेजी में आया, जर्मनी में आया, रूस में आया, भारत में तो बहुत पहले बाद में आया है। तो ये किस साहित्य में सबसे पहले है? हर जगह इस तरह से देखोगे तो नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले इंग्लैंड में बातचीत हो रही थी, अंग्रेजी साहित्य में इसके दिखाई देते हैं। जर्मनी में, जर्मन साहित्य में दिखाई देता है। जो 20वीं शताब्दी है उसके एकदम बिल्कुल आरंभ में रूस में आ जाता है, ये मतलब रशियन भाषा में आ जाता है, कई भाषाओं में आया है। इस पर तो कोई काम नहीं हुआ है कि सबसे पहले कहाँ दिखा, लेकिन जाहिर है कि अंग्रेजी साहित्य में, जर्मन साहित्य में, रशियन साहित्य में बिल्कुल आरंभिक दिनों में ही ये चीज आ गई। जी जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि मार्क्सवाद पे एक आरोप रहा है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है और
ये अक्सर उस पे रहा है और आज हालांकि साहित्य पे आज भी मार्क्स का एक बड़ा प्रभाव है। और इनमें जो आपस में कंट्राडिक्शन है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से ज्यादा मिलती है हमें, और एक और मार्क्सवाद जो हम सभी समाज की बात करते हैं, इस कंट्राडिक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज, और साहित्य में काफी कैसे कर पाएंगे? ऐसा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है अ, इसको थोड़ा खराब ढंग से लोग प्रचारित करते हैं। मार्क्सवाद निश्चित तौर पर समाज को महत्व देता है, राज्य को महत्व देता है, वो व्यक्ति महत्व इस रूप में देता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति की निजी इच्छाओं का मामला नहीं है। व्यक्ति की निजी इच्छाओं को वो पूंजीवादी लालसा से जोड़ता है, मानता है कि जो व्यक्ति की निजी इच्छाएं हैं दरअसल वो सामंती या पूंजीवादी विकृतियां हैं, क्योंकि निजी लालसाएं व्यक्ति को आत्मकेंद्रित बनाती है। अगर निजी लालसा होगी तो घर की लालसा होगी, कार की लालसा होगी, तमाम तरह की निजी लालसाएं क्या होती है, यही होता है ना निजी लालसाएं। तो मार्क्सवाद का ये मानना है कि निजी लालसाएं आदमी को सीमित बना देती हैं, संकीर्ण बना देती हैं। इसलिए मार्क्सवाद निजी लालसाओं का प्रत्याख्यान करता है, निजी लालसाओं पर प्रहार करता है, और वही जो मैं कैथारसिस शब्द का प्रयोग कर रहा था कि विरेचन करता है कि आप लालसा और स्वप्न का अंतर, कि वो लालसाओं से दूर ले जाता है, स्वप्नों की ओर आपको ले जाता है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं। देखिए क्या है कि अगर एक हम ऐसा समाज बना लेंगे जहां कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, जहां आप जितनी योग्यता रखते हैं उसके लिए आपको नौकरी मिलेगी, आप किसी दिन भूखे नहीं सोएंगे, किसी स्त्री को पैसे के लिए अपना शरीर नहीं बेचना होगा। ये याद रखिए कि सोवियत संघ के बनने के बाद सबसे पहला काम जो लेनिन ने किया था वो वहां पर वेश्यावृत्ति को बंद कराया गया था। सबसे पहला काम किया था कि स्त्री का शरीर जो है वो खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, जो कि सामंतवाद और पूंजीवाद में यह विकृति है। वो महत्व देने की बात करते हैं, तो इसलिए जो निजी लालसाओं का मामला है वो उसको किनारे करते हैं। वो कहते हैं स्वप्न पालिए समाज के लिए, और समाज उन्नत है तो आपको भोजन भी मिलेगा। इसीलिए स्त्री पुरुष संबंधों की भी बात जब करते हैं कार्ल मार्क्स, या बाद में लेनिन बात करते हैं, एंगल्स भी बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रेम का आधार श्रम का विभाजन होना चाहिए। श्रम का विभाजन कि स्त्री और पुरुष में मतलब प्रेम का आधार ही यह होगा कि दोनों ने अपने श्रम का विभाजन किस तरह किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक काम करते करते मर जाए और दूसरा खटिया तोड़ते तोड़ते मर जाए। ये अगर है तो फिर प्रेम नहीं है, फिर तो ये सामंती व्यवस्था है, फिर तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें एक मतलब कोई एक संतुलन बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, वहां प्रेम नहीं है। तो इसलिए मार्क्सवाद कहता है कि प्रेम का आधार जो है वो, इसलिए दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है मार्क्सवाद कि किसी स्त्री की देह पर किसी पुरुष का नियंत्रण नहीं हो सकता, जो बाद में फेमिनिज्म ने जिसको विकसित किया, फेमिनिज्म ने इसको बहुत विस्तार दिया, बहुत आग्रह किया। वो कहता है कि स्त्री की देह है तो वो स्त्री की ही देह है, वो उसके पति की, उसका पति उसका मालिक नहीं हो सकता, उसका प्रेमी उसका मालिक नहीं हो सकता, वो मालिक है उसकी। तो ये निजी लालसाओं पर एक तरह से मतलब किनारे करने का मामला था, तमाम अधिकार के संबंधों को पहचानने का मामला था। तो मार्क्सवाद निजी लालसाओं का प्रत्याख्यान इसीलिए करता है क्योंकि वह एक समाजवादी समाज बनाने में बाधक है। हम सब जिसकी भी निजी लालसाएं हैं, सब कौन किसकी निजी लालसा समाज के लिए है बताएं? किसी की निजी लालसा समाज के लिए नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि इसको हटाओ, ये पूंजीवादी विकृति है, ये सामंतवादी विकृति है ना। तो ये चीज है। स्त्री के भीतर भी मार्क्सवाद में पहली बार ये आया कि लेनिन ने कहा कि एक स्त्री जो घर के भीतर काम करती है उसका मूल्य समझिए, हम में से कोई नहीं समझता। तो वो पहली बार हुआ कि अगर आप बाहर से कमा कर आते हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप पैसा लेकर आ रहे हैं, और वो घर में काम कर रही है तो आपने उसको, जबकि वो अमूल्य कार्य है। ये पहली बार लेनिन ने रेखांकित किया कि उस काम का मूल्य है, उसका मूल्यांकन करिए। वो बराबरी का मामला है, 50% का मामला है, पूरा का पूरा आधी आबादी का। तो इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया। जी सर, एक और प्रश्न है। जी।
सर आपने कहा कि प्रेमचंद वंचना का विरोध कर रहे हैं और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जो मार्क्स है, हमारे जो भी दर्शन आते हैं, मतलब हमारी जो भी विचारधाराएं आती हैं, जैसे स्त्रीवाद है वो मार्क्स से विकसित हो रहा है और वहां मार्क्स से से लिया, मार्क्स से विकसित नहीं है। सिमोन द बुआ ने कहा है कि आरंभिक पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार की उन्होंने, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। और जैसे दलित विमर्श है या फिर ये सारे विमर्श हैं, तो उसमें मार्क्स की भूमिका नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि डॉक्टर दलित विमर्श में तो डॉक्टर अंबेडकर का ही मामला है। मैंने कहा भी कि जो दलित विमर्शकार हैं उनका यही कहना है कि जो भारत में मार्क्सवादी रहे वो वर्ग की बात करते रहे, वर्ग संघर्ष की बात करते रहे। उन्होंने जाति को नहीं समझा, वर्ण को नहीं समझा, जबकि भारत में शोषण का आधार वर्ग नहीं है, जाति है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जेंडर भी है, जिसकी बात अब दलित विमर्श के भीतर जो स्त्री विमर्शकार आई हैं वो कर रही हैं कि भाई कि हम भी अपने पुरुषों की शोषित हैं। वो भी कहते हैं कि हम भी अपने कि उनके पुरुष भी वही आचरण कर रहे हैं जो कोई सवर्ण पुरुष करता है। तो ये तमाम जो स्त्री विमर्शकार, दलित स्त्री विमर्शकार आई हैं, ये उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। इसको मेरे कहे के तौर पर लेकर कोई विवाद न करें। नहीं सर, एक्चुअली आपने हमें बताया तो मैं तो नहीं, होता है ना, बात निकलती है, तो इसलिए फैक्ट जानना जरूरी होता है। तो वो चीज जो है कि ये उनका कहना है और सही कहना है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सही कहना है, ये सही कहना है, जैसा कि मैंने, क्योंकि चीजें वही है। वो पितृसत्ता का जो आचरण है ना, वो पुरुष को प्रभावित करता है, पितृसत्ता का आचरण। वो अपने बच्चों के साथ वैसा ही मालिकाना हक वाली बात करता है। तो प्रेमचंद कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ कि वंचना के विरुद्ध की बात अलग है और एक राजनीतिक लाइन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। ऐसे मेरी आवाज किसने म्यूट कर दी? पता नहीं सर। तो मैं ये कह रहा था कि वंचना के विरोध की बात मैं इसलिए कर रहा था कि प्रेमचंद हो या कोई भी जो बड़ा लेखक होता है वो वंचना के विरुद्ध ही आता है। लेकिन जब कोई रचनाकार पूरी राजनीतिक लाइन लेता है तो ये माना जाता है कि वो उस विचारधारा से प्रभावित है। जैसे अगर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी लाइन लेता है तो ये माना जाएगा कि वो अंबेडकरवादी विचारधारा की पूरी लाइन ले रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरह मार्क्सवादी, जिन लोगों का मैंने नाम लिया घोषित तौर पर, यशपाल वगैरह का, वो लोग पूरी लाइन को फॉलो करते हैं, वो पूरी लाइन लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस की भी लाइन लेते हैं। प्रेमचंद ऐसा नहीं करते। प्रेमचंद भारत के लिए उचित उस समय, चाहे वो गांधी जी कह रहे हों या पूर्व में विवेकानंद जी कह गए हों या उस समय कार्ल मार्क्स का मामला हो या स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मामला हो या स्वयं प्रेमचंद का अपना मामला हो, उन सबसे वो अगर प्रभाव शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो प्रभाव ग्रहण करते हैं, प्रेरणा कहना चाहें तो प्रेरणा ग्रहण करते हैं और अपना रसायन तैयार करते हैं। यही इतने बड़े रचनाकार प्रेमचंद इसीलिए हैं कि उनका अपनी भी एक वैचारिकी है। जो रचनाकार सिर्फ किसी विचारधारा की वैचारिकी पर चलते हैं, कई बार उनकी सीमाएं दिख जाती हैं, बड़ी साफ दिख जाती हैं। बड़े रचनाकार होने के बाद प्रेमचंद की भी सीमाएं हैं, ऐसा नहीं कि प्रेमचंद की सीमाएं नहीं है, लेकिन बहुत दूर तक वो चीजों को निभाते हैं। जी सर। पूछिए शोभा। हाँ प्रणाम सर। मार्क्सवाद को लेकर आपने बेहद अच्छे तरीके से बात की सर। मार्क्सवाद का आरंभ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से होता है और वह अंततः मतलब समाजवाद की ओर आता है। ठीक इसी तरह भारतीय दर्शन में जो बौद्ध दर्शन है वह भी जो शोषण से शुरुआत करता है, मनुष्य के दुख से शुरुआत करता है और वो अंततः समाजवाद में, समाजवाद में आता है। तो यह जो विचारधारा का मामला है मार्क्स का और बौद्ध दर्शन का, तो यह भी साहित्य में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको अगर पकड़ना हो तो कौन से टूल्स अपनाए जा सकते हैं? और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह प्रेमचंद विचारधारा के विभिन्न जो पहलू है, अलग अलग तरह की विचारधारा है, उसमें एक पारस्परिक धरातल बनाते हैं और एक मुकम्मल नया विचार, मनुष्य धर्मी विचार लेकर सामने आते हैं जिसमें किसी का भी शोषण न हो। तो क्या उस तरह की विचारधारा को आत्मसात करते हुए साहित्य को समझने के कोई मुकम्मल प्रतिमान स्थापित किए जा सकते हैं क्या?
देखिए ऐसा है कि ये मैं फिर वही कहूँगा कि ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कौन रचनाकार अ, अपनी जमीन कहाँ तलाशता है, ठीक है ना? अपने लिखने के लिए अपनी जमीन कहाँ तलाशता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सही कहा है आपने कि महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन जो है, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी प्रभावित हुए और एक तरह से उन्होंने उसको अ, नए भारत मतलब आजाद भारत में या 20वीं शताब्दी के भारत में पुनः लोकप्रिय बनाया। उस बौद्ध दर्शन को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें भी दुख का प्रत्याख्यान है। हाँ, बौद्ध दर्शन अंततः दुख का प्रत्याख्यान करता है कि दुख को समाप्त होना चाहिए, है ना? और दुख को समाप्त होने में सारी चीजें शामिल हैं। दुख क्या है ना? बौद्ध दर्शन तो यही करता है ना। दुख क्या है इसको ढूंढता है और कहता है कि इसको समाप्त होना चाहिए। मार्क्सवाद भी दरअसल दुख को ही की ही पहचान करने की बात कहता है कि दुख क्या है और उसको समाप्त करने की बात करता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बौद्ध दर्शन एक तरह से मतलब उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद एक राजनीतिक रूप जरूर बना, लेकिन कहीं न कहीं वो एक धर्म का मामला है और कहीं न कहीं वो एक अध्यात्म की ओर ले जाने का मामला है। मार्क्सवाद अध्यात्म की ओर नहीं ले जाता है। मार्क्सवाद की अपनी स्पष्ट एक राजनीतिक लाइन है, जहां पर वो मतलब सर्वहारा की सत्ता को स्थापित करना चाहता है और जो शोषक हैं वो उन्हें किनारे करना चाहता है या ये चाहता है कि उनका कायांतरण हो जाए, उनका आत्मांतरण हो जाए और वो स्वीकार कर लें कि जो नई व्यवस्था है वही उचित व्यवस्था है या वो उससे निकल जाए, मतलब जो सर्वहारा का शासन है वो उससे बाहर चले जाए। बौद्ध दर्शन चूंकि करुणा का दर्शन है, वहां पर सबके लिए गुंजाइश है। आप देखें वहां कोई हिंसा के लिए तनिक भी जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। किसी प्रकार के युद्ध की बात महात्मा बुद्ध नहीं करते, जबकि मार्क्सवाद में इसकी गुंजाइश है। हालांकि वहां पर भी ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि जो शोषक वर्ग है वो सरेंडर कर दे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और हमने देखा कि स्टालिन के दौर में बहुत हिंसा हुई, चीन में भी बहुत हिंसा हुई है। तो ये सब एक चीजें हैं। हमारे तमाम मार्क्सवादी मित्र आज दुखी हो जाएंगे मेरी इन बातों से कि हम इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन ये एक पक्ष रहा है। तो हमारा ये मानना है कि एक जो सम्यक मामला है वो यही है, जैसा प्रेमचंद के वहां है कि प्रेमचंद गांधी जी से, बाबा साहेब से, कार्ल मार्क्स से भी अगर स्वीकार करें, विवेकानंद से, सबसे लेते हैं और अपने समय के अनुसार जो चीज जरूरी है वो देते हैं। तो हर रचनाकार को मुझे लगता है कि इस तरह अपनी एक जमीन बनानी चाहिए। किसी एक विचारधारा का प्रवक्ता किसी भी कवि, कथाकार, उपन्यासकार को नहीं होना चाहिए। वंचना प्रेमचंद ने जो 1936 के अपने व्याख्यान में कहा था कि साहित्य को स्वभाव से ही प्रगतिशील होना चाहिए, अलग से उसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं। जो प्रगतिशील नहीं है, जो अग्रगामी नहीं है, वो साहित्य कैसे हो सकता है? हा? वह तो दिमाग कुंद करने वाली चीज होगा ना। जो दिमाग को साफ करे, जो जीवन को उन्नतिशील बनाए, रास्ता दिखाए, वही साहित्य हो सकता है। तो हर रचनाकार को, शिवदत्त और आप सब, मुझे लगता है कि महान विचारधाराओं को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहां जो भी अच्छी चीजें हैं वहां से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जमीन अपनी बनानी चाहिए। शायद वहां से कोई चीज निकल करके आए और तभी शायद लंबे दिनों तक प्रासंगिकता रहती है, बनती है, जी सर। निकल करके आती है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी वर्ग विहीन समाज स्थापित हो सकता है? ऐसी कोई संभावना है? क्योंकि पूंजीवाद आने के बाद क्या बन सकता है कभी?
हाँ, देखिए जब भी बनेगा पूंजीवाद आने के बाद ही बनेगा, तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। नहीं, जैसे आ गया पूंजीवाद तो आ गया था, नहीं, लेकिन उसके हाँ, बाद कभी फिर धरातल पर ये वर्ग विहीन समाज बनेगा या बनने की संभावना है? यही मैं आपको बताने की कोशिश हाँ कर रहा जी। हूँ कि इसकी प्रैक्टिस हुई ना। 75 वर्ष सोवियत संघ में एक समाजवादी सरकार रही, ठीक है। जी। वो वर्ग विहीन समाज ही था, साम्यवादी समाज नहीं था, समाजवादी समाज था। क्योंकि साम्यवाद तो अंतिम स्थिति है, ठीक है ना, अंतिम स्थिति है, वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक समाजवादी समाज बना सोवियत संघ में, और लगभग वो 75 वर्ष चला भी, ठीक है ना। चीन में भी अपने आरंभिक दिनों में चला, क्यूबा में भी चला, प्रयोग हुए हैं, लेकिन ये असफल भी होते गए हैं, क्योंकि पूंजीवाद का जोर अधिक है। और जो आप में से ही एक सवाल शायद छवि ने किया, किसने, व्यक्तिगत लालसाओं का एक मामला है। व्यक्तिगत लालसाएं परेशान करती हैं, और अंततः मार्क्सवाद के रास्ते में जो रोड़ा है वो व्यक्तिगत लालसाएं ही हैं। व्यक्तिगत लालसाएं कहाँ होने देती हैं। देखिए स्त्री विमर्श आया, सब कुछ आया, जगह बन रही है, सब कुछ है, लेकिन पितृसत्ता कहाँ गई देश से? नहीं गई ना। कहाँ जाएगी अभी? मुझे लगता है कि पता नहीं कब जाएगी। इसी तरह से जेंडर के मसले हैं। तो स्वप्न है, यूटोपिया, जो आप वर्गहीन समाज जिसको कह रहे हैं, या साम्यवादी समाज, उसी के लिए मैंने बिल्कुल आरंभ में जो शब्द इस्तेमाल किया था टॉमस मूर के हवाले से, यूटोपिया, वो यूटोपिया का स्वप्न है, रामराज का एक स्वप्न है कि कि कोई किसी कष्ट में न रहे। हाँ, सर, तो राम राज्य में भी तो वर्ग था। हमने कहा राजा। कि हाँ एकदम जी। एक जैसा नहीं होगा। हमने कहा रामराज भी एक ऐसी कल्पना करता है कि जहां पर किसी प्रकार की व्याधि ना हो, किसी को किसी प्रकार का कोई शोषण न करे, लेकिन उसमें एक कल्पना है। मार्क्सवाद इसी रूप में आगे आ जाता है कि यहाँ किसी राजा की कल्पना नहीं है, हमारे और आपके बीच से ही कुछ लोग होंगे जो शासन चलाएंगे, और वो बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का राज हो गया, खानदानी मामला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो समाज तय करेगा कि इस समय इस भूमिका को कौन निर्वाह करेगा, इस भूमिका का कौन निर्वाह करेगा। समाज जब चाहेगा हटा देगा, जैसा कि लोकतंत्र में है अभी। तो समाजवादी समाज एकदम लोकतांत्रिक वाला मामला तो नहीं है जैसा कि भारत में है, लेकिन वह आग्रही है समाज और राज्य का ही। लेकिन व्यक्ति की लालसाओं के लिए वहां कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में तो फिर भी है, निजी संपत्ति का अधिकार है लोकतंत्र में। समाजवाद, जो मार्क्सवादी समाज है, उसमें निजी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। और एक तरह से अपनी मतलब बात कहने का भी अधिकार प्रयोग में यही देखा गया है कि कम कम रहा है। समाजवादी सरकार आने के बाद कम से कम सोवियत संघ में हटना पड़ा बहुत सारे लोगों को। काला पानी और तमाम तरह की सजाएं, वहां पर जो सजाएं होती थी, काला पानी नहीं कहते थे उसको, साइबेरिया भेजना कहते, करके काला पानी ही था, भेज देते थे। तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति पर भी पहरा लगा। हालांकि मार्क्सवाद आलोचना को स्वीकार करने की विचारधारा है और अभिव्यक्ति पर पहरा न लगाने की बात करता है, लेकिन प्रैक्टिस में जब सरकारें आई वामपंथी, चीन में हो चाहे रूस में हो, सोवियत संघ में, उन लोगों ने अभिव्यक्ति पर पहरे भी लगाए। जी सर, धन्यवाद। तो नमस्ते सर। सर हेलो सर, नमस्ते। मैं राहुल कुमार यादव बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए राहुल, बोलिए सर। मार्क्सवाद में राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है सर? थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मार्क्सवाद जो है वो अंतरराष्ट्रीयतावाद का ही सिद्धांत है। दुनिया के मजदूरों एक हो, उनका सिद्धांत ही है, उनका नारा है। कार्ल मार्क्स की तो कोई राष्ट्रवाद का विरोध भी एक करता है सर, तो कैसे ये अंतर नहीं? राष्ट्रवाद का क्या जानते हैं आप? मुझे बताइए, राष्ट्रवाद का क्या मतलब जानते हैं आप, मुझे बताइए। राष्ट्रवाद का मतलब एक निश्चित क्षेत्र भौगोलिक से ले सकता है, तो वही थोड़ा कम समझ में आ रहा है। नहीं, ये राष्ट्रवाद नहीं होता। अलग से किसी दिन राष्ट्रवाद की कक्षा लीजिए। राष्ट्रवाद पूरी एक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है राष्ट्रवाद। और कैसे ये पश्चिम में आई राष्ट्रवाद, कैसे वहां पर देसी पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों, जैसे आजकल आपने वहां मल्टीनेशनल्स का मामला आया, किस तरह वहां पर ये संघर्ष हुआ और राष्ट्रवाद आया, फिर किस तरह से संक्षेप में सर, राष्ट्रवाद और दोनों में अंतर कैसे कर रहा है मार्क्सवाद? ये थोड़ा मार्क्सवाद का राष्ट्रवाद से क्या लेने देना है? मार्क्सवाद का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। सर पढ़े हैं कि ये विरोधी है नहीं, विरोधी राष्ट्रवाद का, तो ये समझ में नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो राष्ट्रवाद आप जानते नहीं है। राष्ट्रवाद के बारे में मार्क्सवाद की एक धारणा रही है। राष्ट्रवाद आजकल हमारे देश में बहुत चल रहा है शब्द, लोग खाली राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करते रहते हैं। राष्ट्रवाद पूरी दुनिया में एक ऐसी विचारधारा के रूप में आया था जो एक तरह से
बहुत खतरनाक ढंग से, जैसे नाजीवाद जो आया था जर्मनी में, वो राष्ट्रवाद के रूप में आया था। मुसोलिनी का इटली में जो राज आया वो राष्ट्रवाद के रूप में आया था, ठीक है ना। ये एक निश्चित दायरे के भीतर ही सब चाहते थे वहां नस्ल की शुद्धता, जैसे यहूदी मारे गए जर्मनी में बहुत सारे, तो एक बहुत खतरनाक ढंग से आया। हमारे वहां जो राष्ट्रवाद के 2-3 रूप रहे हैं भारत में। हमारे वहां जो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद आता है भारत में, जो राजनीतिक राष्ट्रवाद भारत में आता है, वो आजादी की लड़ाई में लोगों को एकत्रित करने के भाव से आता है। इसलिए उसकी एक प्रगतिशील भूमिका रही भारत में कि उसने हमारे लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, इसलिए उसकी एक प्रोग्रेसिव भूमिका रही और धीरे धीरे वो लोगों को एकत्रित करता चला गया और इसलिए हम आजादी की लड़ाई में सफल भी हुए। लेकिन राष्ट्रवाद का इस्तेमाल पूरी दुनिया में जो सत्ताधारी वर्ग रहा है, हेलो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आपके सिस्टम में दोष होगा, मेरे में तो जा रही है आवाज, मेरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज, मेरी आवाज किस किस को सुनाई दे रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है सर। किसी का प्रश्न है क्या? मतलब आवाज तो साफ है हाँ एकदम। सर, अब आ रही है। आपके अपने सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। हाँ पूछिए, अगर कुछ पूछना है तो। सर, साहित्य चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का जो स्कूल बना, उसके बाद न्यू जर्नलिज्म और तमाम सारी उत्तर आधुनिक चिंतन की अवधारणाएं आई, जिसमें बोधरिया से लेकर फिर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और कल्चरल कैपिटल और यहाँ तक कि सांस्कृतिक कैपिटलिज्म का भी मामला आया। और ये सारी साहित्य के क्षेत्र में पश्चिम के देशों में चर्चा के केंद्र में रही और धीरे धीरे भारत में भी आती रही है। तो ये सारी उत्तर आधुनिकतावादी जो चिंतन की धाराएं है, उसका प्रत्याख्यान मार्क्सवादी चिंतन में किस तरह से किया जा रहा है और वह साहित्य में कैसे आ रहा है? क्योंकि 90 के बाद जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की भूमिकाएं पूरे दुनिया भर में बनी है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवाद का जो औचित्य है या उसकी प्रासंगिकता है, वह उसे हम कैसे देख सकते हैं या उसका कोई मूल्य हमारे सामने नए रूप में आता है? देखिए, दो चीजें हैं, ये तो एक लंबी बहस का मामला है शिवदत्त। दूसरी कि मार्क्सवाद इन सभी विचारधाराओं से असहमत विचार है। वो उत्तर आधुनिकता हो या तमाम चीजें हो, इनसे असहमत रहा है। बीच में बहुत सारी अस्तित्ववाद आया, अस्तित्ववाद के भीतर भी कई धाराएं थी। जयपाल सार्त्र जो थे वो मार्क्सवाद की ओर झुके हुए थे, कामू नहीं झुके हुए थे। इसी तरह उत्तर आधुनिकता के भीतर भी कुछ विचारक ऐसे हैं जो मार्क्सवाद की ओर झुके हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उधर नहीं झुके हुए हैं। तो ये ज्ञान की दुनिया में तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, आगे आती रहती हैं और इन पर मुझे लगता है कि एक अलग से कभी कक्षा हो, हम लोग बैठें और बात करें तो ज्यादा संभव होगा। हाँ, ज्यादा संभव होगा, क्योंकि उत्तर आधुनिकता की अपनी जटिलताएं हैं, ठीक है ना। या उस न्यू क्रिटिसिज्म तो बहुत पुरानी बात हो गई अब है। एक समय न्यू क्रिटिसिज्म के आने के बाद भारत में नामवर सिंह की किताब कविता के नए प्रतिमान आई थी और उस पर उसका असर, हालांकि नामवर सिंह वामपंथी आलोचक हैं, मार्क्सवादी रहे हैं, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म का गहरा असर उनकी आलोचना पद्धति पर भी दिखा और उस किताब पर भी दिखा। तो एक बड़ी भूमिका है न्यू क्रिटिसिज्म की साहित्य समालोचना के क्षेत्र में। लेकिन ये मतलब मार्क्सवाद के समर्थक नहीं है ये लोग। जो न्यू क्रिटिसिज्म में लोग आए वो लोग मार्क्सवादी नहीं थे। इस तरह से मार्क्सवाद के मोटे शब्द में कहें तो विरोधी ही लोग थे वो लोग, ठीक है।
जी जी, कोई और सवाल किसी का? हेलो जी सर हेलो। हाँ हाँ, पूछिए 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 पूछिए, किसको पूछना है पूछिए। हेलो सर, हाँ पूछ। नमस्ते नमस्ते। सर। जैसे आपने लेखक तो बहुत सारे बताए कि इस मार्क्सवाद से प्रभावित थे, तो लेखिकाएं भी थी उस समय पे जो मार्क्सवादी विचारधारा से। कृष्णा सोबती हैं, हाँ, जो बाद में शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन बाद में वो अपने को मार्क्सवाद के का करीबी मानती रही। मन्नू भंडारी भी अपने को मनु भंडारी तो सर मनोविश्लेषण एक तरह नहीं के मनोविज्ञान, नहीं नहीं, वो अपने को उनका मैंने उपन्यास पढ़ा था सर। पढ़ा है, लेकिन वो आप पर क्या है कि मनोविश्लेषण आपका बंटी कहीं आपका बंटी कोई मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास नहीं है, वो मनोविज्ञान। एक स्त्री की दृष्टि से नहीं, एक स्त्री की दृष्टि से लिखा गया उपन्यास है जो जो स्त्री के हक की बात करता है। और कोई ऐसा उपन्यास नहीं होगा जहां पर मनोविश्लेषण ना आए। कौन सा ऐसा उपन्यास होगा? प्रेमचंद के लिए लोग कहते हैं कि वहां कम है, लेकिन वहां पर भी आप होरी और धनिया का जो बातचीत है, तो हर जगह मनोविश्लेषण आता है, ठीक है ना। और बहुत बाद में जो लेखिकाएं आई हैं, हुआ ये कि स्त्रीवाद का जब दौर आ जाता है 80 के बाद से, तो स्त्री रचनाकारों ने अपने को मार्क्सवादी कहने से ज्यादा उचित स्त्रीवादी कहना समझा है। चाहे वो अनामिका हो, गीतांजलि श्री हो, तारा राय हो, मृदुला गर्ग अपने को स्त्रीवादी नहीं कहती हैं, लेकिन उनका साहित्य तो स्त्रीवाद की व्याख्या के ही काम आता है। या मैत्रेयी पुष्पा हो, ठीक है ना। तो ये सब लोग जो है अपने को इस मतलब स्त्रीवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन उधर की ओर झुके हैं। इनको सीधे सीधे मार्क्सवादी खाने में डालना शायद इनके साथ अन्याय करना हो जाए, ठीक है। और लोग लिखते ही रहे हैं। दरअसल हिंदी में ये रहा कि लंबे समय तक स्त्रियां बहुत कम लिखती रही या उनको कम नोटिस लिया गया। 80 के बाद और खासकर 90 के बाद ये हुआ है कि स्त्री रचनाकार बड़ी संख्या में आई हैं। कविता, उपन्यास, कहानी तीनों में, और आलोचना में भी आई हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज जी। सर एक हिंदी साहित्य के भीतर एक स्थापना आती है बार बार कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। क्या मेरी जिज्ञासा ये है सर कि क्या सिर्फ प्रगतिवाद तक ही मार्क्सवाद सीमित है या उससे बाहर की भी चीज है? शुरुआती दौर में जब प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां लोग निर्धारित कर रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लोग, उस दौर में यह एक सुक्तिवाक्य की तरह बन गया था कि मार्क्सवाद जो है वो हिंदी में प्रगतिवाद की तरह आया, ठीक है ना। लेकिन प्रगतिवाद तो बहुत आरंभिक था, मार्क्सवाद तो अभी भी है। साथ साथ मैंने कहा कि हिंदी में अभी भी अगर किसी एक विचारधारा के लेखक आपको तलाशने हो तो शायद मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक सबसे अधिक है। तो वो तो एकदम आरंभिक दौर की बात थी, समझने के लिए बात थी। और इसको अगर सरलीकृत करके समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां भी प्रगति की बात है, प्रगतिशीलता की बात है, अग्रगामिता की बात है, उसे हम मार्क्सवाद से जोड़ सकते हैं। हालांकि मैं बराबर मानता हूं कि प्रगतिशीलता अग्रगामिता का मामला है, उसे मार्क्सवाद का पर्याय नहीं मानना चाहिए। नहीं, बराबर। क्योंकि अगर अंबेडकरवादी प्रगतिशील हैं तो क्या उन्हें आप मार्क्सवादी कहेंगे? वो भी तो प्रगतिशील हैं। अगर लोहियावादी प्रगतिशील हैं तो क्या आप उन्हें मार्क्सवादी कहेंगे? नहीं। तो प्रगतिशीलता तो अग्रगामिता का पर्याय है, जो मैं बार बार निवेदन करता हूँ, ठीक है ना। मार्क्सवाद अपनी एक वैचारिकी है, इसके साथ आया। ये सही है कि हिंदी की प्रगतिशील कविता या प्रगतिशील साहित्य की बात जब होती है तो अनिवार्य रूप से उसे मार्क्सवादी मान लिया जाता है। नहीं मानना चाहिए। नागार्जुन, जिन्हें बड़ा प्रगतिशील कवि माना जाता है, उनकी अपने देखें वो मैंने उस दिन भी शायद निवेदन किया था जब समकालीन साहित्य पढ़ा रहा था कि नागार्जुन पैदा होते हैं एक परंपरागत हिंदू घर में, वो वैचारिकी है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो मार्क्सवादी भी होते हैं, वो बौद्ध भी होते हैं, वो जयप्रकाश नारायण से भी प्रभावित होते हैं। तो कितने स्तर हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी कविता का जो सुर है वो चूंकि प्रगतिकामी है, इसलिए वो प्रगतिशील कविता में आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल मार्क्सवादी थे रहे, त्रिलोचन, शमशेर, या जिनको भी आप उसमें रखना चाहें, मुक्तिबोध को तो रामविलास शर्मा ने अस्तित्ववादी मान लिया था। लेकिन
हम सब जानते हैं कि मार्क्सवाद में गहरी आस्था थी मुक्तिबोध की, और हिंदी की जो प्रगतिशील कविता है वो उसके एक बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बात रहती है, ठीक है ना। जी सर। हेलो हेलो जी बोलिए सर, प्रणाम। बोलिए। बालेंद्र प्रताप सिंह सर। बोलिए। सर मेरी एक जिज्ञासा है कि आपने कार्ल मार्क्स की परिस्थितियों के अंतर्गत ये जो इनका शुरुआत है, इसके अंतर्गत एक चीज सर आपने नाम लिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो सर ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, थोड़ा सा सर आपसे। मैंने बहुत विस्तार से समझाया था, आप सुन ही नहीं रहे थे उस समय, तो आप अपना पैंट संभालने में लगे हुए थे। नहीं सर, स्क्रीन पे दिख रहे थे भाई, आपको मैंने नाम ले करके कहा था, सुन रहे। हाँ, क्लास में उस समय आप उस समय जो है ध्यान नहीं दे रहे थे, पर बाकायदा बातचीत हुई। आप जो है स्क्रीन पे सब दिखता है ना, स्क्रीन पे सब दिखता है सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा था कि ध्यान से सुनिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी और ऐतिहासिक भौतिकवाद भी। हिगेल की जो विचारधारा थी, मैंने कहा था कि उसको लगभग सिर के बल जो थी, उसको पैर के बल खड़ा किया था कार्ल मार्क्स ने। और उसमें इन्होंने बताया कि जो सत्ताधारी वर्ग होता है वो अपने हित साधन के लिए जो उत्पादन के साधन हैं उन पर कंट्रोल रखता है, ठीक है ना, उन पर अपना नियंत्रण रखता है। तो एक तरह से जो उत्पादन के प्रकार में उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधन दोनों आ जाते हैं, ठीक है, इसकी जो समझ आरंभ में बनती है और एक द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक्स बनता है उसके भीतर। हम लोग मोटे तौर पर खाली समझ जाते हैं कि एक आदमी काम करा रहा है, एक आदमी काम कर रहा है। कार्ल मार्क्स इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो चीजें हैं कि सामंतवाद जैसे था, तो सामंतवाद के बाद जब स्थितियां बदलने लगी, जो मैंने शुरू में ही कहा कि इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते उद्योग शुरू हो गए, पूंजीवाद आ गया, वहां कल कारखाने लग गए, 16-16, 18-18 घंटे लोग काम करने लगे। ऐसे में क्या हुआ, सामंतवाद टूटने लगा, जो जमींदारों की सत्ता थी टूटने लगी और पूंजीवादियों की सत्ता आने लगी। अब इसके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था, द्वंद्व पैदा होना, डायलेक्टिक्स पैदा होना शुरू हो गया। तो ये जो डायलेक्टिक्स था सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच में, इसको रेखांकित किया कार्ल मार्क्स ने और ये कहा कि आगे चल करके यही चीज जो पूंजीवाद है इसके और समाजवाद के बीच में आएगी, जो अगला स्टेज बनेगा। यही द्वंद्वात्मकता है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो लगातार चलेगी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल चीज है, इसीलिए मैंने अभी कहा था कंसंट्रेट करिए। अभी इतने के बाद भी शायद न समझ में आई हो, एक बार आप लोग बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है इसको लेकर, अंग्रेजी हिंदी में, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, फिर कभी मौका मिला तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे इसको लेकर। जी जी, थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब सर अगर अच्छा अनुमति हो तो पूछ लो सर, पूछ लो या फोन पे पूछ लेना। जी सर, अभी पिछले दिनों ईपीडब्ल्यू का एक विशेषांक निकला था और जिसमें कुछ लेख ऐसे आए थे कि जिसको लेकर मार्क्सवाद के संदर्भ में एक नई बहस चल पड़ी, और जिसमें ये कहा गया है कि मार्क्सवाद आत्म की व्याख्या कैसे करता है, और हाँ, मार्क्सवाद आत्म की व्याख्या कैसे करता है और यह जो आत्म की अवधारणा है वो साहित्य में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो इस संदर्भ में कुछ बात करेंगे। तो मैंने लेख नहीं पढ़ा है, मैं उस लेख को पढ़ूंगा फिर बातचीत नहीं, एक नहीं सर, पूरे से बहुत सारे लेख हैं। मैं जानता हूँ कि ये क्लास के बाहर का सवाल है। मैं उसको पढ़ूंगा तभी बात कर पाऊंगा कि उसमें किस तरह से किन विचारकों ने आत्म को किस तरह से देखा है, ठीक है ना, और कार्ल मार्क्स के वहां किस तरह से देखा है, तभी बात हो पाएगी। मैं देखता हूँ।